अगर सिलेबस ले लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेबस नहीं लिया हुआ है तो हम वेबसाइट पे डलवा रहे हैं, पहले था वो अपडेट हुई है, उसमें सिलेबस नहीं डला हुआ, तो सिलेबस में सब टॉपिक्स आपको वहां से वेबसाइट से मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, every student should be having the previous year UPSC question। यहां पे दो तीन तरीके के आते हैं, ट्राई टू टेक सब्जेक्ट वाइज, काफी मटेरियल यहां पे मिल जाएगा। उसको बोल भाई मेरे को पुराने सालों के यूपीएससी के पेपर दे दो, लेकिन होने वो सब्जेक्ट वाइज चाहिए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, और सब्जेक्ट के बाद अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है टॉपिक वाइज, तो ये वाला हमें लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री एंशिएंट करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया स्टोन एज हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सेट्रा, तो हमें ये वाला लेना है सब्जेक्ट वाइज प्लस टॉपिक वाइज, दिस एवरी स्टूडेंट हैज टू कैरी। कोई प्रॉब्लम? इतना ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी हैविंग। सेकेंडली, जितना क्लास में करा दिया पहले बात तो वो घर पे जाके याद करना है। इनिशियल फेज में धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे स्पीड बनेगी आपकी, तो आपको यूपीएससी मोल्ड में आने में थोड़ा सा ऐसा लगा लो 3-4 दिन तो लगेंगे। जब नया नया हम तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। कोशिश करो कि ये पहला अटेम्प्ट है, मेक इट एज द लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं देना और इसी में क्लियर करना और बनना भी आईएएस वाली कैटेगरी है। दैट हैज टू बी। क्यों? डेफिनेटली इसके बाद कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम विल बी मोर एंड मोर। अगर फॉर एग्जांपल 2-3 अटेम्प्ट हो गए तो एक बात तो कॉमन है, लड़कियों के लिए तो खास करके हो जाता है शादी कर दो। नहीं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ठीक है। अगर लड़कों के तो बेटा रिश्तेदार दुखी करने लग जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, तेरा पेपर ही नहीं निकल रहा, पता नहीं कैसे कर रहा है। और उनके लिए और भी प्रॉब्लम हो जाती है जो स्कूल कॉलेज में टॉपर होते हैं, उनको लगता है क्या बात, अभी इतना पढ़ रहा था, यहाँ पे आके क्यों नहीं हो रहा, पक्का बच्चा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया है। सच में सब कुछ होता है, एंड दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूपीएससी, दैट इज अ वेलकम टू यूपीएससी, ठीक है। यहाँ पे जो लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में रहेंगे, पीजी में रहेंगे, उनके लिए खाना अच्छा नहीं होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सबके साथ खाना वैसे ही चलेगा जो नॉर्मली, हर सब्जी में आपको आलू मिलेगा, ठीक है, और जो सब्जी होगी वो हमेशा पानी वाली होगी, उसमें सब्जी ढूंढनी पड़ेगी आपको भाई कहाँ पे है सब्जी, तो पता लगे, तो कॉमन सी बात है, दैट यू हैव टू लिव विद द थिंग्स, वो वैसा ही है, ठीक है। बाई चांस भी अच्छा टिफिन विफिन वाला हुआ तो वो तुम्हारी किस्मत रहेगी, अगर मिल गया जा, अगर कुक लगा लिया तो बात अलग है। कोशिश करो कि कुक अगर हो जाए तो कंपैरेटिवली बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, नो वी हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल। तो जो आपको, एक तो एनसीईआरटी सबको मिल जाएगी, कल एनसीईआरटी मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन तो आपको पूरा मटेरियल मिल ही गया। दो स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग फॉर दी ऑफलाइन, जैसे ऑफलाइन वाले हैं, आपको ऑनलाइन का एक्सेस एडिशनल मिलेगा ही मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर अनेबल टू अटेंड द क्लास फॉर वेरियस रीजन, वो वेरियस रीजन कंपेरेटिवली कुछ खास ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी खास से मिलने के लिए आप क्लास मिस कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है, क्योंकि वो आगे पीछे कर सकते हो, हमें पता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैं मानता हूं, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर उसको एक सिंपल सी बात है, मैं हर क्लास में बोलता हूं, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप या इफ यू आर गोइंग विद सर्टेन पर्सन एंड दैट पर्सन हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको वो इंसान 18 मंथ्स के लिए टिल योर मीन्स ही और शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, ही और शी इज गोइंग फॉर हिज और हर कैरियर जैसा भी है, और 18 महीने उसको पढ़ लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे इंसान के साथ जाने का भी फायदा है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ऐसा वो समझने को तैयार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर वालों से 1 महीना बात नहीं करोगे तो क्या उनका प्यार कम हो जाएगा आपके लिए? और बड़ी मम्मी से या बड़े पापा से, बड़े मम्मी पापा मीन्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, अगर उनसे एक दिन बात नहीं करोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। दैट शुड नॉट बी द केस। इफ अ पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड अ स्मॉल थिंग इन लाइफ, तो मार्क माई वर्ड्स, आगे जाना कंपेरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट योर गोल हैज टू बी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, योर गोल हैज टू बी इन द कंसिडरेशन ऑफ यूपीएससी ओनली। There are n number of expectations that are there from the parents also, और उस expectation को समझो, उस expectation से खरा उतरने की कोशिश करो, because आपकी जिंदगी के साथ और बहुत सारी जिंदगी एसोसिएट होती है, एंड यूपीएससी की सिलेक्शन ना होना, ठीक है, तो वो बर्डन बहुत कम लोग ही झेल पाते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। Very few people are not fortunate enough,
फॉर्चुनेट इनफ, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और यहाँ पे 4 साल यूपीएससी लगा दिए, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपका नहीं हुआ, तो वापस जाके नौकरी करोगे तो कितने रुपए की मिलेगी? एनी आइडिया? 4 साल यूपीएससी में गुजार दिए, पहले कुछ नहीं आता था, ठीक है, और अगर अब दोबारा जाके नौकरी, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी है, कितने की नौकरी मिलेगी? अगर इंजीनियर हो तो कितने की मिलेगी? मैक्सिमम 15-18 हजार का। अगर डॉक्टर है तो कुछ 40-50 हजार की मिल जाएगी, अगर वो भी नहीं की हुई तो 8-10 हजार की मिल जाएगी। कैन यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि मैं 15,000 में सर्वाइव कर सकती हूँ विद फैमिली? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बता रहा हूं, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 4 साल के बाद आप इस चीज को एनालाइज करके देखो कि 4 साल के बाद अगर नहीं जाते तो हमारा क्या होगा। मार्क दिस एंड कीप दिस इन योर रूम इटसेल्फ, कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो इसके नेगेटिव इफेक्ट कितने देखने को मिलेंगे, या अपने रूम में लगा के रख लो। दैट विल कॉन्स्टेंटली बी फॉर एग्जाम्पल मोटिवेटिंग यू। सेकेंडली, देयर मे बी सर्टेन पीपल हु आर हैविंग बिजनेस ऑल्सो, कंपैरेटिवली सेफ होता है भी, चलो कोई बात नहीं, यहां नहीं तो गले पे जाके बैठ जाएगा, काम चल रहा है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ठीक है। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन दैट वाज अवेलेबल विद मी। हमारा ज्वेलरी का काम था, कोई अगर नहीं हुआ तो चलो इधर जाके बैठ ही जाएंगे, बट आई शुड कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइडिंग द पीपल, अगर वो पॉसिबिलिटी है तो आई स्टार्ट, वो लोगों को ठीक अच्छा लगा एंड वी आर डूइंग इट क्वाइट वेल। बट दिस इज नॉट द अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल विद एवरी स्टूडेंट। सबके घर वालों का काम अच्छा नहीं हो सकता, सबके घर वालों का फॉर एग्जांपल बिजनेस नहीं हो सकता, कुछ जॉब वाले हो सकते हैं प्राइवेट, कुछ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। और 4 साल में तो और इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर मोदी साहब बाई चांस दोबारा जीत गए, तिबारा जीत गए, तो आपको पता ही है जिस तरीके से हालत होने वाली है देश की, ठीक है। तो ये मत भूल जाओ कि ये चलने वाला सिस्टम इतने में नहीं। Therefore, in the your room you should definitely be keeping कि अगर मैं नहीं बनी या अगर मैं नहीं बना तो इसके repercussions क्या होने वाले हैं। That has to be always be in keeping mind in a positive way कि इसका आपको एक रिजल्ट लाना है। सेकेंड लिंक, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप आईएएस की तैयारी करने यहाँ पे आए हो, जो आप घर पे बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, एंड यू आर डिवोटिंग योर 18 मंथ्स 16 मंथ 1 ईयर जितना भी है, आप उस आईएएस गिरी की तैयारी के लिए दे रहे हो और किसी आम चीज के लिए नहीं है। Those people who are doing it online, चलो आप तो घर पे कर रहे हो, and those who have come over here for the classes, एक बात ध्यान रखो, ऐसा कोई भी काम नहीं आपके घर में जो आपके बिना नहीं हो सकता। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको लगता है, खुद को तो सब इंपॉर्टेंट लगती है ना, लेकिन रियलिटी आइडेंटिटी क्राइसिस भी बना पड़ा होता है, अगर नहीं बने तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कोई काम नहीं है until and unless it is an extra emergency। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको लगता है कि मेरे बिना ये घर पे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वालों ने आपको दिल्ली इसलिए भेजा है कि इसके बिना कब काम चल रहा है, घर का कब सब काम चल रहा है। तो मार्क माई वर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई यू हैव कम ओवर हियर टू बिकम आईएएस, अगर ये बात समझ लोगे तो आपकी आधी तैयारी आप सही लाइन पे हो जाओगे। सेकेंड थिंग, दोज पीपल हु आर देयर इन राजेंद्र, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड सा है, मैं उससे आपको बचने का एडवाइस देता हूं। यहां पे शाम को बाहर निकलने का ट्रेंड है राजेंद्र नगर में। अरे क्या यार, सुबह से बैठा कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। एक फ्लैट में डेफिनेटली ऐसा होता है, या होती है, चलो शाम को टहल के आते हैं, और टहलने, अरे और नहीं तो कुछ चाय पी आएंगे। तो यहाँ पीछे अनिल की शॉप है, या कुछ 2-3 शॉप है, वो सबको दुकान का नाम पता लग जाएगा, अनिल चाय वाला, इतने मन सबको पता लग जाएगा। वहां पे चाय पीने के लिए 15 मिनट के लिए आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर पूरे साल का टाइम लगाए तो 2 घंटे डेली वेस्ट करती है वो, सिर्फ चाय पीने के लिए। 15 मिनट घर से तैयार होने के लिए लगाएंगे, 15 मिनट फिर यहां से वापस जाएंगे। फिर अगर कोई दिख गया, जा कोई दिख गई, तो वो दिमाग में डोमिनेट करता रहेगा, रे करती रहेगी, दैट विल ऑलवेज कि अरे वो ऐसा था, वो ऐसी थी। और 1 घंटा चाय पीने में लगाएंगे, तो मिनिमम आप लगा के चलो कि 2 से 2.5 घंटे सिर्फ चाय के सेशन पे ही खराब करते हैं। अगर इस चीज से बच जाओगे, अपने चाय पीनी है, अपने रूम में चाय रख लो, 15 मिनट में चाय पीने के बाद विद ब्रेकअप दोबारा पढ़ने बैठ जाओगे। अगर चाय पीने बाहर आने का आदत पड़ गई तो मतलब आप आधा गड़बड़ कर चुके अपने आप ही, क्योंकि जितना यहां पे पढ़ोगे, बाहर आओगे, उतना ही आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। इनिशियल पहले अटेम्प्ट में निकालने का बहुत बड़ी चांस है कि फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड रखो, that has to be there। जितना लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कंपैरेटिवली बहुत कम रहेंगे। सेकंड थिंग, जितना अवॉइड कर सकते हो, जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हो, ट्राई टू अवॉइड
until it is necessary your phone. जितना इसको अवॉइड कर सकते हो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है फोन आपकी लाइफ में। और सुना क्या हाल चाल है, और सुना क्या चल रहा है, काम की बात होती है आधे मिनट की, और सुना 2 घंटे चलता है। सबके साथ आपकी देखा होगा, मम्मियों के साथ तो ऐसा खास करके होता है जब रिलेटिव के साथ बात करती है, ठीक है। तो जब इस और सुनाओ से भी हमें बच के रहना है, और व्हाट्सएप से भी बच के रहना जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। और अगर कुछ बातचीत भी करनी है तो फिक्स अ टाइम कि नो जी मैं तो इस समय फ्री हूं जैसे भी है, तो 15-20 मिनट आधा घंटा बात करनी है, दैट हैज टू बी देयर उस, बिकॉज दैट इज वेरी मच सेविंग योर टाइम। और यहाँ पे यूपीएससी में अगर एक ही अटेम्प्ट में निकालना है, द मैनेजमेंट ऑफ द टाइम शुड बी वेरी मच। अब किस टाइम पे क्या पढ़ना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि चलो कभी भी हमने एनवायरनमेंट शुरू कर लिया, और कभी भी हमने सी सेट कर लिया, कभी भी हमने गवर्नेंस शुरू कर लिया, कभी भी एथिक्स उठा लिया। ऐसा नहीं होता। यूपीएससी सर्टनली नॉट दैट गेम। रैंडम पिक एंड चूज यहाँ पे कुछ नहीं होता। एवरीथिंग हैज टू बी वेल प्लान्ड कि अब ये पढ़ने का टाइम है, इसका प्री प्लस मेंस है, अब अकेला प्री पे शिफ्ट करना है, अब अकेला मेंस करना है, दैट हैज टू बी देयर। अगर हम पहले ही आपको एथिक्स करवाने लग जाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है तो चल जाएगा, लेकिन एथिक्स हैज टू बी आफ्टर वन सब्जेक्ट। जब फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल बेसिक्स है, जैसे जो टीचर ही बहुत जबरदस्त था तो एथिक्स करवा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे, दैट विल बी एंशिएंट करेगा, मॉडर्न करेगा, वो दैट थिंग्स विल बी डन। क्यों? बिकॉज दैट इज प्री प्लस मेंस, दैट इज कवर्ड। उसके बाद जब एथिक्स आ जाएगा तो आपको प्री प्लस मेंस के छोड़ के हम प्री पे शिफ्ट करते हैं और मेंस पे शिफ्ट कर देंगे। क्यों? बिकॉज एथिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, एक्सेट्रा, तो ये टोटली मेंस का सब्जेक्ट है। तो ये हम अप्रोक्सीमेटली जब आपका थोड़ा सा बेस अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, कुछ 2 सब्जेक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे, देन वी वुड बी शिफ्टिंग टू दीज टॉपिक्स। और उसके बाद फिर जो दूसरे सब्जेक्ट है प्री प्लस मेन साथ में चलते रहेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? एंड फॉर ऑनलाइन ऑल्सो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? बिकॉज दिस इज वन क्लास दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाना तो पूरे साल है ही है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको आइडिया पता होना चाहिए भी हाँ ये करना है मैंने, ये नहीं करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बिल्कुल फ्रैंकली पूछो, कुछ पूछना है तो। हाँ जी, हाँ वो बताता हूँ राहुल। एनीथिंग? सब्जेक्ट वाइज दे देंगे आपको। वो तो मेरे बोल रहे थे शायद, ऑफिस में बोल रहे थे शायद इकट्ठा ही दे देंगे, वो जैसे भी होगा पूरे ले लेना, कोई इशू नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट कैन बी, यू कैन परचेज इट ऑनलाइन ओनली। अनदर इज आंसर राइटिंग, अनदर इज ऑप्शनल। ऑप्शनल कौन सा है मानसी आपका? आंसर राइट नहीं, एसे एंड दैट इज कुछ। लेट अस कवर समथिंग और उसके बाद हम ऐसे का स्टार्ट करें। अभी जब तक कुछ पढ़ा नहीं है तो ऐसे नहीं करवा सकते आपको। ऑप्शनल फिर आप वही मई वाले टाइम में कर लीजिए। हाँ मई एंड जून में ऑप्शनल कर सकते हो उस टाइम पे। नेक्स्ट वन, now how the class would be going on? For example, we would be covering Stone Age, or for example we are covering Indus Valley Civilization, or for example president, or for example inflation का topic है, या for example ecosystem, whatever may be the topic that is covered. इसको ध्यान से सुनो, that is very much important. जो नोट्स का अगर किसी को स्टूडेंट को कोई इश्यू आ रहा है तो ऑनलाइन में, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7696888689। गुरप्रीत सर का नंबर है, ही विल बी असिस्टिंग यू। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कवरिंग दिस टॉपिक, वी वुड बी कवरिंग दिस टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी प्लस द नोट्स विल बी कवर्ड, एंड नोट्स विल बी फ्रॉम प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव। जब एनसीईआरटी का आपको टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस देयर विल बी आंसर राइटिंग ऑन टॉपिक वाइज बेस। जैसे टॉपिक है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हाँ राजू, क्लास के बाद आप मेरे से बात कर लेना, आई विल ट्राई टू असिस्ट यू। स्क्रीन पे आपका नंबर जो आ रहा है उस पे
आंसर राइटिंग कैसे हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इट कैन नॉट बी कवर्ड इन वन क्लास, 2 क्लास में अप्रोक्सीमेटली हम कवर करेंगे, तो आपको हर क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आज स्टोन एज है, जितना आज अगर मेसोलिथिक एज आज कवर हो गया तो हम आपको उसका क्वेश्चन दे देंगे, कल को नियोलिथिक एज का क्वेश्चन कवर हो गया, आपको उसका क्वेश्चन दे देंगे। क्वेश्चन कैसे है, लास्ट ईयर हमने क्या किया था, वी ट्रस्टेड द स्टूडेंट, और उनको हम क्वेश्चन दे देते थे, बोलते चलो बेटा इसको घर पे लिख लो, और उसके बाद वो लिखते नहीं थे। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, इसके लिए क्लास 2 सवा पूरे 2.5 घंटे की क्लास है, इसमें से 2.25 घंटे आपकी क्लास चलेगी, और 15 से 20 मिनट के लिए आप यहीं पे बैठ के आंसर राइटिंग करोगे, वहां पे जाके घर पे नहीं जाके करोगे, यहीं पे बैठ के करोगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर पे जाके करते नहीं हो, बिकॉज आंसर राइटिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन दैट अगर आप लिखोगे तभी अगर आपको समझ आ गया, तो अगर नहीं समझ में आए पे लिख ही नहीं सकते, अगर लिखोगे तभी, अगर समझ आ गया तो, अगर यहां पे हमें पता लग रहा है कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन कि सर मैं समझ तो आ गया जी लेकिन लिखा नहीं जा रहा, दैट इज वन वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट विल बी देयर। समझ आपको आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, तो इसके लिए गिव योरसेल्फ सम टाइम, उसको एक बार ट्राई करो। अगर पूरे का पूरा नहीं लिख सकते तो पॉइंटर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, कैसा भी लिखो लेकिन लिखो, चाहे गलत ही लिख रहे हो फिर भी लिखो, कम से कम ये तो पता लगे ये गलत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखना हमें डेफिनेटली है, वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन द क्लास। आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी सी डेवलप होने लग जाएगी अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में, 15 क्लासेस में। आई एम नॉट सेइंग कि पहले दिन ही आपको लिखना आ जाएगा, बिकॉज लिखने का भी देयर मल्टीपल वेज दैट आर देयर, जैसे क्वेश्चन देंगे, फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग में आपको बताया जाएगा इनिशियली इन 2-3 क्लासेस आई विल सी कि आप कैसे लिख रहे हो, उसमें कोई मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 2 क्लासेस के बाद आपको एडवाइस कर देंगे कि लिखना होता कैसे है, वो पहले से ही है, लेकिन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अ सेम क्वेश्चन इज देयर, उसके पीछे डिस्कस है, क्वेश्चन सेम है उसके पीछे कमेंट है, क्वेश्चन सेम है उसके पीछे एनालाइज है, यार पूरे का पूरा आंसर चेंज हो जाता है, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक शब्द चेंज हो, आगे वाला सब कुछ सेम है लेकिन सिर्फ पीछे एक वर्ड चेंज हो गया, डिस्कस हो गया, कमेंट हो गया, एनालाइज हो गया, तीनों की इंट्रोडक्शन बदल जाएगी, तीनों का बॉडी पार्ट बदल जाएगा और तीनों का कंक्लूजन भी चेंज हो जाएगा। सेकेंडली कोई है क्रिटिकली कमेंट, कोई है क्रिटिकली एनालाइज, मतलब इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये 50-50 लिखना है हमने, ये 40-60 लिखना है, ये 60-40 लिखना है, ये 70-30 लिखना है या 30-70, व्हाट इज दिस, कितना पॉजिटिव लिखना और कितना नेगेटिव लिखना, उसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आप आंसर्स लिखते जाओगे आपको एक मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, हाँ यार ये क्वेश्चन की डिमांड इस तरीके से जा रही है तो इतना थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियरली, कम से कम 15 क्लास लगेंगी आपको इस तरीके में समझने के लिए, हाँ कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन क्यों लिखनी है, और 15 क्लास में भी तब आएगा अगर आप कॉन्स्टेंटली 15 आंसर लिख रहे हो, 20 आंसर लिख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्स्टेंटली आंसर्स लिखने ही पड़ेंगे, और यहां पे बैठ के लिख रहे हो, जब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन स्टूडेंट वहां से भेज रहे हैं, तो मेक इट अ कांस्टेंट हैबिट। इसी वजह से हम फॉर एग्जांपल 50 to 60 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रखते, क्यों, बिकॉज उसके बाद पेपर ही नहीं चेक हो पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन को मिला के तो उतने ही पेपर हम चेक कर पाते हैं, बिकॉज सब टीचर का अपना अपना शेड्यूल होता है, पेपर नहीं चेक करोगे आप हमारे पीछे पड़ जाओगे, दैट वेस्ट टू बी। तो इसके लिए कोई जैसे भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बनते रहेंगे कि व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, हिस्ट्री से, इस मेंस के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर वो यूपीएससी सिलेबस में मेंस के पार्ट्स में वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली कई बार यूपीएससी क्वेश्चन भी आ जाते हैं वहां से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेडिवल हिस्ट्री एज सच मेंशन नहीं किया हुआ सिलेबस में कि मेंस में आपकी मेडिवल हिस्ट्री आएगी, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था 2014 में कि पानीपत वाली बैटल की, बहुत सारी बैटल पानीपत में क्यों हुई थी, मेडिवल हिस्ट्री तो पार्ट ही नहीं है, फिर क्यों आ गया, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, कल्चर वाले पार्ट का पार्ट है, आपको पता होना। ये कौन सा राजनीति तो पूछ नहीं रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आ गया और इसकी हवा नहीं लगी, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर कोई एक ही बात बैटल ऑफ पानीपत 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, वहीं पे हो रही है, अरे कुछ तो होगा वहां पे सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहां की इकोनॉमी, वहां का सोशल, वहां का रिलीजियस, वहां का फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल, ऐसे लिख दो, कुछ नहीं आता लेकिन लिखना है,
टाइम भी बचा हुआ है, बाकी भी नहीं आता, इसके लिए टाइम है। तो कम से कम ऐसा तो बोल सकते हो, इट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इट वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, इसकी वजह से है। कुछ तो ऐसे ही तरीके से आपको बताया जाएगा। आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो। फॉर एग्जाम्पल हम चूज करते हैं, हमने एक एसे लिखना है विमेन के ऊपर। आज लेके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर विमेन का एसे लिखना तो कौन कौन से एस्पेक्ट उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, ऑनलाइन ऑल्सो, कौन कौन से एस्पेक्ट, कौन कौन से एंगल से आप ऐसे को लिखोगे? एक इकोनॉमिकली हो जाएगा, और वेरी गुड, सोशली हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल वेलबींग हो गया, और सोशल हो गया, हाँ ठीक है, फेमिनिज्म हो गया, और बोलते जाओ, चैलेंजेस हो गया। चलो वो तो यहीं पे आ जाएगा ना, ये है, अब वो यहीं पे आ जाएगा ना सोशली में। हाँ, क्या किसके साथ? हिस्टोरिकल लगा लो, और एनीथिंग एल्स? बिल्कुल सिंपल। और कोई एंगल हो सकता है? तुक्का तो मारो। हाँ, एम्पावरमेंट उसी में आ जाएगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल में, क्राइम इसी में आ जाएगा, और कुछ एक सिंपल सी, हाँ वो है, हाँ वो इसी में आ जाएगा, सोशल सेफ्टी में एक सेक्टर, और कुछ, हाँ जस्ट में एक कहने का क्या मतलब, वो इतना सिंपल ऐसे, और हम 7-8 पॉइंट के बाद लगी फुल स्टॉप, और वो भी तब जब सब मिलके बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के लिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट गणित आने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस पता है तो हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं, पेपर 1 का सिलेबस क्या है? अरे मेंस का पेपर 1, एक रुको, इतना तेज तो मेरे को भी नहीं आता। पेपर 1 में हिस्ट्री है, सिंपल सिंपल लेके चलें, और ज्योग्राफी और सोसाइटी है, मेजर यही है। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डायस्पोरा है, सोशल जस्टिस है, या गवर्नमेंट स्कीम, कैसे भी लगा लो, मेजर मेजर। पेपर 3 का सिलेबस क्या है? इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस और डिजास्टर मैनेजमेंट, और मेजर यही है। पेपर 4 में एथिक्स हो गया, इंटेग्री हो गया, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, एक्सेट्रा, रिफॉर्म, सिविल सर्विस हो गया, एक्सेट्रा। एक सिंपल सी बात, अरे कोई भी ऐसे हो यार, चाहे सोसाइटी का हो, वुमेन का हो, चाहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विमेन फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, विमेन फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, विमेन फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, विमेन पॉलिटिकल, गवर्नेंस, आई हर में विमेन जोड़ दो, हर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोड़ दो। इसमें कुछ याद रखने की जरूरत पड़ी आपको? कुछ नहीं। विमेन की अचीवमेंट साइंस एंड टेक में, सोशलिस्ट में, सिक्योरिटी में विमेन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट विमेन क्या है, विमेन है तो एथिक्स कैसे, विमेन है तो इंटेग्रिटी कैसे खत्म। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे यू राइटिंग 20 पॉइंट्स विदाउट इवन थिंकिंग, और यूपीएससी यही तो चाहती है। आप क्या लगते हो, विमेन 4 पॉइंट हो और फुल स्टॉप, और हमारा एसए का डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। अगर आप सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस के बारे में लिखोगे तो 10 गवर्नमेंट की स्कीम भी तो लिखोगे, एग्जाम्पल भी तो लिखोगे, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, और इतना सिंपल तरीके से ऐसे हो जाता है, और आपको लगता है कि पता नहीं यार ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है। क्यों हम इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं? सेम इज द केस विद यूपीएससी प्रिपरेशन ऑल्सो। और सिंपल सी बात है, कोई भी यूपीएससी का टॉपिक उठा के देख लो, अब रिसेंटली फिलोसफिकल टॉपिक्स आने लगे हैं, उनको छोड़ के 2 पेपर आएंगे, एक फिलोसफिकल एक नॉर्मल होगा, और ये सब टॉपिक के लिए आज तक 2020 के मेंस तक एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। 1990 से पेपर उठा के देख लो, चाहे पिछले 30 साल के, सब में ये चलेगा सिस्टम। क्यों? यूपीएससी ने सिलेबस ही इस तरीके से बनाया है कि एवरी एंगल हैज टू बी कवर्ड। और एक सिंपल सी बात, आप मेरे खुद बताओ, अगर इतने पॉइंट्स लिखने हैं तो आपको याद रखने की जरूरत है कि ऐसे ही आपको याद रहेगा? ऐसे ही याद रहेगा।
दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ राइटिंग एन एसे। कोट सोट वो एक्सेट्रा, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द, अंदर क्या लिखना है, लेकिन एक आउटर फ्रेम तो आपको सही तरीके से तैयार हो गया ना। दैट इज वन थिंग, मेकिंग सिंपल थिंग्स सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। नहीं तो क्या होता है, हम 4-5 एंगल आ जाते हैं दिमाग में और उसी को फिर घुमाने की कोशिश करते हैं। और एक बात याद रखो, जो वहां पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं पेपर चेक कर रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो देख के ही बता देते हैं इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ ऐसे ही छोड़ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टू अंडरस्टैंड दे आर वेरी मैच्योर्ड पीपल। अगर मैच्योरिटी के साथ चलेंगे तो देयर विल बी, वी विल बी गेटिंग कंपैरेटिवली गुड मार्क्स, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। नाउ हाउ वी वुड बी कवरिंग, फॉर एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट, अगर हम फरवरी या फॉर एग्जांपल पहले क्या होगा, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एथिक्स, सोशल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी चैलेंज सेक्टर, ये आपका दिस विल बी कवर्ड फ्रॉम प्री प्लस मेंस परस्पेक्टिव। फॉर एग्जांपल टिल फेब एंड, फेब 2022। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी प्रेजेंटली बैच चल रहा है उनका इससे भी पहले खत्म है, 15 फरवरी से उनकी रिवीजन भी हमने शुरू करवाई हुई है। इसके बाद मार्च से लेके जून तक 2022, अगर आपका पेपर जून में हुआ तो ये मई में भी हो सकता है, जब भी आता है। तो इन 5 सब्जेक्ट्स की जो आपकी प्री स्पेसिफिक है वो रिवीजन कराई जाएगी। दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कोई नहीं करवाता, बिकॉज जब तक आपकी रिवीजन नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, आप किताब, एक बाहुबली की मां का क्या नाम है, देवसेना है, शिवगामी देवी, ठीक है, चलो मानते हैं, चलो ठीक है, आपको याद आ गया थोड़े सही सेकंड के बाद। कितने लोगों को अपने कॉलेज के सिलेबस के सब्जेक्ट्स पता है? सिर्फ सब्जेक्ट ही बोल रहा हूं, नहीं पता, भूल जाएंगे। क्यों? जो चीज हमने सुनी होती है, जो चीज हमने देखी होती है, वो वहां पे ज्यादा टाइम के लिए याद रह जाती है। जो चीज सिर्फ पढ़ी हुई है अपनी समझ से, उसको ऑटोमेटिकली भूलने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाती है। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, उससे अच्छा एक बार सुन लो। जब सुनोगे मेरे को, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, और जब कंसेप्ट को समझ जाओगे, आपके प्रीलिम्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। इसके लिए आपको समझना जरूरी है, देयरफॉर द क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। नाउ अब इनके हम प्री स्पेसिफिक रिवीजन करवाएंगे, एंड उसके बाद जून से लेके सितंबर 2022 तक आपका फॉर एग्जांपल आईआर जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा जो करंट थोड़ा बहुत बचेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की क्लासेस होंगी और आंसर राइटिंग आपकी चलती रहेगी। इस टाइम पीरियड में आपको डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे, रेगुलरली कोई क्वेश्चन मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी आंसर राइटिंग नहीं होगी, बिकॉज दैट विल बी प्री फोकस। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज आपकी आंसर राइटिंग होगी, और 4 to 5 क्वेश्चन हम पर डे भी करेंगे। 4-5 क्वेश्चन एक दिन में होंगे, 4-5 दिन क्लास होगी, ये 4 महीने आपकी कोई आंसर राइटिंग नहीं है, और ये 1 साल पर जितना भी टाइम पीरियड है वो आपकी आंसर राइटिंग वो चलती रहेगी। दिस विल बी बेसिकली नॉर्मली आपका प्रॉपर शेड्यूल ये फॉलो किया जाएगा। सेकेंडली, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, आपको वो ग्रंटेड वाला तो पता है, डिस्पाइट द फैक्ट यू नो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज दिस इज ओरिएंटेशन क्लास, उसको एक बार रिपीट करना, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को ना पता हो। The prelims is guaranteed. How it is? That depends upon one condition. आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, इस नोट्स में से हम 30 टेस्ट लेंगे। 30 टेस्ट में से इन 25 टेस्ट यू हैव टू स्कोर 120 आउट ऑफ 200, और 5 टेस्ट में आपका स्कोर कम हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो, ऐसे नहीं ऐसे ही, अगर फुलफिल करोगे और फिर भी प्री क्लियर नहीं हुआ तो फीस रिफंडेबल कंप्लीटली आफ्टर डिडक्टिंग द जीएसटी, क्योंकि वो हम मोदी साहब के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमारी फीस को छोड़ के जितना भी, ये पता है सबको, पहली बात। दूसरी बात, मेंस के लिए वी विल बी कवरिंग फ्रॉम पेपर 1 to पेपर 4, ऐसे वुड बी कवर्ड, प्लस अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। इन दोनों को मिला के ऑल्सो
वी श्योर दैट 80% क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी देयर। आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर क्वेश्चन नहीं आए वी आर बाउंड टू रिफंड योर फीस आफ्टर डिडक्टिंग जीएसटी। ठीक है, वो पहले आ जाता है। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन, ऐसा तो नहीं किसी को ऑनलाइन ऑल्सो, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता है, बिकॉज वी मेक इट थिंग्स वेरी क्लियरली। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, जितना पढ़ा दिया उसका 70% भी कर लोगे तो भी प्री और मेंस दोनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस फॉर 1 ईयर और 1.5 साल तक अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे। इमोशन का मतलब इधर उधर घूमने फिरने नहीं जाना, इतना टाइम हो गया मैं घूमने फिरने नहीं गया या नहीं गई हूँ, एंड अदर थिंग्स। अगर इसके लिए, और एक सिंपल सी बात है, अगर आईएएस बन जाओगे तो मजे है ना, उसके बाद घूम लो जितना, घर वालों को भी लाइसेंस मिल जाएगा, यार ठीक है यार, जहाँ हमारी टेंशन खत्म हो गई। उसके बाद जो करना है करो। और सबसे मजे वाली बात होती है कि जब सिलेक्शन होने के बाद हो जाती है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, द फ्रेंड ऑफ माइंड, सीनियर भी था, उसने 3 अटेम्प्ट दिए, काफी बार मैं शेयर करता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब यूपीएससी की तैयारी करने लगती हो तो आप एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। और आधा तो ऐसे होता है कि मैं आईएएस भी बन गया हूँ प्रॉपर आईपीएस भी नहीं, सीधा आईएएस ही बनते हैं जैसे तैयारी करनी शुरू हो जाती है। ये सबके साथ होता है, दैट इज नॉट यूनिक टू यू, मेरे साथ भी हुआ था और सबके साथ ही होता है ये। तो एक फील गुड सा फैक्टर आ जाता है। तो जब वो तैयारी करने लगा था और अपने घर पे वापस जाता था, फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन पे चला गया, अगर वो तैयारी कर रहा था अगर कोई बैठा होता था चेयर पे, उसको बोल देते तू खड़ा हो जाए, यार भैया आए हैं, भैया को बिठा चेयर पे, ऐसा होता था। एक बार प्री दिया, प्री नहीं हुआ, दूसरे बार प्री दिया, प्री नहीं हुआ, अब तीसरे बार मंजर बदल गया था, अब वो इज्जत मिलनी कम हो गई थी, और तीसरे बार इज्जत को बचाने के लिए प्री दिया, फिर नहीं प्री हुआ। अब सर्कमस्टांस टोटली चेंज हो गए थे। अगर वो बैठा होता था चेयर पे, अगर कोई दूसरा बंदा आ जाता तो खड़ा हो, इसको बिठाया, ये सर्कमस्टांस रियलिटी ऐसा हुआ उसके साथ। चौथा अटेम्प्ट दिया उसने एंड ही गॉट प्रॉपर आईएएस, प्रॉपर आईएएस मिला उसको, ऐसे नहीं कि आईएएस बना। तो उसने अपनी मदर को क्लियरली बोल दिया, बिकॉज इस टाइम 3 साल में उसको अपने खास खास जो लोग थे उनका बिहेवियर पता लग चुका था भी कैसे है ये। क्या अपनी मदर को बोला जैसी रिजल्ट आया कि अब पता था भी सब लोग जब सिलेक्शन हो जाती है तो नई रिश्तेदारियां भी बढ़ जाती हैं। रिश्तेदारी, अरे तू तो मेरे मामे के चाचे के फूफे के लड़के की लड़का, ऐसा कुछ, तो इतनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां भी निकलने लग जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो उस टाइम पे उसने बोला अपनी मम्मी को कि ये है हमारा घर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज घर, और यहाँ पे ये लॉन वॉन है, इतने यहाँ पे बना हुआ है। कहता है इसके हमारे घर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, एक भी रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, जिसको मिलना है वो बाहर से घास पे बिठाओ, जो चेयर रख लो और उसको वहीं से बाबा टाटा कर दो। कहते हैं व्हाई, बिकॉज आई हैव सीन देयर फेस, उनको ऐसा था। कहता किसी को घर के अंदर नहीं आने देना है, ऐसा होता है और सबके साथ होता है मेजॉरिटी टाइम्स। और खास करके अगर पेरेंट्स थोड़ा सा एवरेज फैमिली से आ रहे हैं तो ये बहुत जल्दी होने लग जाता है 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही। तो इट इज अपनी इज्जत अपने हाथ में है, सीधी सी बात है। एक मैं तो क्लास में बोलता हूँ, अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो आपके आधे पाप धुल जाते हैं। लोगों को ये लगने लग जाता हाँ यार इसका प्री तो निकल गया, कहीं मेंस ना निकल जाए और फिर सिलेक्शन ना हो जाए, आधे पाप आपके वैसे ही धुल जाते हैं। और जब सिलेक्शन होगी फिर तो आप गुरु बन जाते हो सबके लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस आइडिया, उस फीलिंग में नहीं आना कि मैं ये हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं। टिल द टाइम प्री क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल 12-13 हजार लोग प्री निकालते हैं, ठीक है। मेंस क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हर साल कुछ 21-2200-2300 लोग में इंटरव्यू देते हैं। आईएएस की लिस्ट में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज लिस्ट में 900 लोग आते हैं। बड़ी बात है, मैं एक क्लियरली बोलता हूं, नौकरी है सिर्फ 3, बाकी तो सब ऐसे ही है। हाँ, नौकरियां हैं, या तो आईएएस या आईपीएस और कुछ हद तक आईआरएस, इसके बाद तो बस टाइम पास है। सीरियसली बता रहा हूं, मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूं अगर रैंक इतने में नहीं आ रहा तो नौकरी वोकरी मत करना, हमारे साथ आ जाना, कोचिंग बढ़िया से चलाएंगे और उससे ज्यादा कमा लोगे, ठीक है। अगर ये वैसी जॉब, अगर किसी को इंडियन फॉरेन सर्विसेज पसंद है तो बात अलग है, फॉरेन सर्विसेज किसी को पसंद है तो अलग है। नौकरियां सिर्फ ये 3 ही है जिसमें आप अफसर है, जिसमें आपके पास पावर है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। अब तो आईआरएस की पावर भी ऑलमोस्ट कम हो गई है, लेकिन फिर भी इज्जत सी तो बनी हुई है, ठीक है। जब तक आपके पास चलता रहेगा, पावर सिर्फ इन दोनों के पास है मेजरली पावर जो लोगों के साथ है। एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी होम स्टेट को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर कौन सी स्टेट है तुम्हारी? वेस्ट बंगाल।
दिल्ली, हाँ जी, दिल्ली, एनीवन अदर? झारखंड, दिल्ली है, राजस्थान, चलो इतना ही बहुत है। अगर वेस्ट बंगाल वाला बंदे की पोस्टिंग होगी हरियाणा में, इसकी वाले की पोस्टिंग होगी आपकी वेस्ट बंगाल में, झारखंड वाले की पोस्टिंग होगी केरला में, और राजस्थान वाले की पोस्टिंग फॉर एग्जांपल होगी आपकी लगा लो तमिलनाडु में। अरे कोई पूछेगा आपको? कोई पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछने वाला, कहीं आप आईएएस क्यों ना हो। अरे आपकी इज्जत आपकी होम स्टेट में होती है, और क्यों अपने लोगों को दिखाना होता है, अरे मेरा बेटा यहाँ पे डीसी लगा हुआ, मेरी बेटी लगी हुई है, इसके बाहर कोई नहीं पूछता। वो सिर्फ हाँ इनका बेटा आईएएस है, अगर पावर है तो अपने लोगों के आगे ही होती है और कुछ नहीं होता, बाकी सब कहने को बच जाता है कि हमारा बेटा आईएएस है, हमारी बेटी आईएएस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पावर वावर कुछ नहीं होती। और दूसरी बात, इट इज वेरी ट्रू, जो भी आईएएस बनोगे आपके पास पावर नहीं होगी, पावर होगी, और पावर तो होगी लेकिन उसका यूज आप नहीं कर पाओगे। अगर लड़का है तो उसकी वाइफ, उसके रिश्तेदार और आपके बच्चे पावर यूज करेंगे, और लड़की है तो उसका हस्बैंड एक्सेट्रा। आपके खुद के पास इतनी पावर नहीं होगी, सीरियसली बता रहा हूं। क्यों? बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप पावर कहां पे एक्सरसाइज करोगे? टाइम जो है, अगर ऑफिस छोड़ के जाओगे, इट इज सो मच इनग्रॉस्ड विद द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कि आपके पास इतना, तो पावर का होता है नशा होता है, तो वो आपके सिर पे कम रहेगा, आपके घर वालों के सिर पे ज्यादा रहता है, अगर वो आईएएस ऑफिसर है उससे नहीं है तो। क्यों रहेगा? क्योंकि आप अपनी होम स्टेट में पोस्टेड हो। अगर होम स्टेट से छोड़ के कहीं भी आगे पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल है या दिल्ली है, इसकी इज्जत कहां पे है? जब ये पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में पोस्टेड है। 3-4 स्टेट को कोई पूछेगा नहीं उसके बाद तो। सेम इज द केस आस पड़ोस वाली 1-2 स्टेट में तो चल जाता है। आई हैव सीन एंड लिसन टू सच एन एक्सटेंट, और ये रियलिटी है। तो फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने अपनी, ही गॉट सिलेक्टेड, आईएएस बना था वो। आईएएस में भी आपको वहां पे जाके प्रॉब्लम होने लग जाती है ट्रेनिंग के टाइम पे। व्हाट इज वन जेन्युइन थिंग ही शेयर्ड विद मी, कहता यार हमें एक अलग से वहां का व्यवहार देखने को मिला। मैंने बोला जैसे? ही वॉज फ्रॉम पंजाब एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी गेटिंग हरियाणा। पंजाब नहीं मिलना था, हरियाणा उसको एज अ कैडर मिल जाएगा। एंड जो हरियाणा वाले लोग होते हैं ना, जो इनको लगता है कि हमें हरियाणा नहीं मिलेगा, कहीं बाहर मिलेगा, तो ये इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अभी कल को अगर काम हुआ तो उसको फोन वोन कर देंगे। बाई चांस उसको हरियाणा नहीं मिला और उसको मिल गई कोई थर्ड स्टेट, यू वॉन्ट बिलीव, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी। छोड़ो, इससे क्या लेना है। और हर जगह पे ऐसा होता है, हर डिपार्टमेंट में दुनिया ऐसी ही है। अगर दो तरीके से, या तो किसी को सर सर कह के काम चला लो, तो या डंडे से चला लो। दो ही तरीका है, जिस तरीके से आपने जीना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड दैट वहां पे जाने के बाद। और दूसरी बात है, आईएएस एंड आईपीएस, अब जो भी बनना चाह रहे हो, लेकिन रुतबे का बहुत फर्क है। यहां पे वर्दी का रुहब डेफिनेटली है, लेकिन आपको इन दोनों का फर्क जैसे आप ट्रेनिंग में गए वहीं पे पता लग जाएगा। जैसे आप ट्रेनिंग बता रहा हूं मैं, जैसे आप ट्रेनिंग में गए आपको वहीं पे पता लगेगा, अरे ये तो आईपीएस है। छोड़, रियलिटी बता रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन आईपीएस। और दूसरी तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, आप खुद ही सोच सकते हो। इफ यू हैव टू गेट इनटू द सर्विस, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर सर्विस में जाना है तो हमें आईएएस आईपीएस जो भी आप करना चाह रहे हो, वी हैव टू स्टडी लाइक दैट ऑल्सो। पढ़ना भी वैसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 2 घंटे पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं और मैंने करना टॉप है आईएएस, ऐसा नहीं हो सकता। टू ऑल्टरनेट थिंग्स कैन नॉट बी कमिंग टुगेदर। आईएएस बनना है तो आईएएस के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहला मोटिव क्या होना चाहिए, मैंने लिस्ट में नहीं आना जी, मैंने आईएएस में बनना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। लिस्ट में तो बहुत जॉब्स है, अब लिस्ट में थोड़ा ना आना है। लिस्ट में तो पोस्टल भी है, जैसे आपको लिस्ट में तो डिफेंस भी है, लिस्ट में तो ऑडिट एंड अकाउंट भी है, उसमें थोड़ा रहना है। हमें आईएएस की, घर वालों को क्या बोलकर आए थे, आईएएस आईपीएस ही बनूंगा या बनूंगी, दैट हैज टू बी द बेस केस, दैट हैज टू बी। इसी तरीके से जितना इस डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट से बाहर से बच पाओगे उससे बचना है, फोन से जितना बच पाओगे उतना बचना है। एंड फोकस हैज टू बी देयर। जितना भी टाइम वेस्ट है, कहीं पे घूमने फिरने जाना है 15-20 दिन एक के बाद आधा दिन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी देखनी है डेफिनेटली देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3-4 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे दिन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार वो मूवी देखने चला गया, ना तो गए और ना पढ़े हो, उसका पछतावा ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइन डे वाले दिन उसको ज्यादा दुख होता है जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होता, वो ऐसी दुखी हुआ रहता है, अरे
खुद कुछ नहीं है ना इनको करने देना। सेम इज द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना फॉर एग्जाम्पल हम मूवी देखने गए हैं और ना ही हम उस टाइम पे 4 घंटे पढ़ रहे हैं। दूसरा बंदा क्या करता है, वो मूवी भी देखा था उसके बाद पढ़ने भी लग जाता है और आप उस मूवी भी सीन में लगे रहते हो। इसी वजह से दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कहता हूँ क्या नहीं पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है देन क्या पढ़ना है। बिकॉज क्या नहीं पढ़ना वो एक समुद्र है, और उस समुद्र में चले गए देयर विल ऑलवेज बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट वुड बी कमिंग, और उस मल्टीपल प्रॉब्लम से ही बचना है। कहीं 10-15 दिन बाद नहीं पढ़ने का मूड है, हम नॉर्मल इंसान है यार, हम भी नहीं पढ़ने का मूड, ठीक है मत पढ़ो कोई बात नहीं, कल अगले दिन पढ़ लेंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत पश्चाताप हो जाए, अरे मैं एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन नहीं ये हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो अगला भी तो दिन है। उस सोच में वो पूरा दिन खराब नहीं करना है। कॉन्स्टेंट स्टडी हैज टू बी गोइंग ऑन एंड फोकस हैज टू बी देयर। और कोशिश करो अपने रूम में लगा लो कि मैंने आईएएस बनना है, उसके लिए आई हूँ। सेकंड थिंग, यहाँ पे एक ट्रेंड सा होता है, हर एक बच्चे के रूम पे मैप्स लगे होंगे, और कुछ तो इतने डेडिकेटेड बच्चे होते हैं अपने वॉशरूम में भी मैप लगा लेते हैं, 2 मिनट भी हमने खराब नहीं करने। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। अरे जो रिलैक्स नहीं रह सकता वॉशरूम में जाके, उसका भी बताओ क्या करेगा वो बंदा रियल। अब देखोगे ड्रामे जो सब लोग, हमने बहुत देखे हैं ऐसे, ऐसा भी होता है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे कुछ करने की। अगर बहुत प्यार है तो अपने रूम में एक मैप लगा लो, कोई भी लगाना है वो, उसकी भी जरूरत नहीं है। और वॉशरूम में तो यार बिल्कुल ही मत लगाना, ठीक है, उसको बचाओ। अगर रूम में नहीं लगाना चाहते हो, जितना खुला खुला रूम होगा, जितनी कम किताबें होंगी उतना ही ज्यादा पढ़ोगे। क्यों? सुबह बंदा सो के उठता है ऐसे ऐसे करके, सामने मैप दिख जाता है, वो ऐसी डिप्रेशन में आ जाता है, अरे मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसे ही होता है शुरू में। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट टू मेंटेन योर पीस। अब घर में फॉर एग्जांपल खाना खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके बाद 10 मिनट आप मैप खोल के देख लो, रिलैक्स भी हो गए, मैप भी देख लिया, और थोड़ा थोड़ा। और मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आपको पहले ही दिन में नहीं आने वाली। आपको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। मैं लेके चलता हूं इसको, यूपीएससी में कॉमन सा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू वाले, पहले 10 दिन ये बहुत डोमिनेट करता है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बताओ जी। और कभी कभी किस्मत बुरी हो जाती है तो बोलते कैपिटल भी बताओ जी, और किसी को नहीं आती होती। वहां पे 5 बंदे आपको पूछ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स विद देयर कैपिटल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो वहां पे तोते उड़ जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आई गए फॉर इंटरव्यू, तो मेरे आगे वाला जो पहले बंदा था वो बाहर निकला तो ऐसे पसीना पसीना साफ करके निकल रहा था। बोला क्या हो गया? कुछ नहीं करके चला गया बाहर। अगले दिन फिर मेडिकल में मिले, मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो पसीनो पसीनी होके निकल रहा था। वो पटियाला का लड़का था, कहता जो वहां पे सर था, दीवान सर ने इंटरव्यू ली। तो दीवान सर वो नेवी वेवी में रहे हुए थे, रिटायर्ड थे, तो वो वैसा ही सोचते होंगे। तो उस टाइम पे सीरिया में प्रॉब्लम चल रही थी, तो कहते यार ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप है, तो इसमें बताओ सीरिया कहाँ पे है। कौन सोचता कि उसको सीरिया पता होगा वहां पे वर्ल्ड के खाली मैप के ऊपर? उसको नहीं आता था। फिर कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते, एक बंदा बोलता अरे छोड़ो इसको, सीरिया वीरिया कहां पता होगा, ऐसा करो आप बताओ जी अंडमान एंड निकोबार का मैप बताओ, एंड बताओ भी साउथ से लेके नॉर्थ तक। किसको आता होगा अंडमान का मैप साउथ से नॉर्थ तक? नॉर्थ से साउथ नहीं लोगों को आता होता। ऐसा क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेशेंस के लिए है। बोलते सर मेरे को नहीं आता जी, खत्म। क्यों? अगर आपकी नॉलेज ही चेक करनी है तो प्री मेन में कर चुके हैं ना वो तो प्री मेन में हो, वो क्या बोलेंगे नहीं आता? वो नहीं आता जी। आई नो अ स्टूडेंट, ही इज प्रेजेंटली आईआरएस, ठीक है, मेरा स्टूडेंट था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। उसको अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन के आसपास पूछे, एंड जब वो इंटरव्यू देकर आया, वो सीधा उसने बाहर आया ऑफिस से, उनके वहां के हॉल से, आते ही मेरे को फोन किया था, सर कहाँ पे हो? एंड ही केम एंड स्टार्टेड क्राइंग, और बहुत बुरी तरह से। घर जाने से पहले, न्यू राजेंद्र नगर में ही रहता था, घर जाने से पहले वो मेरे पास आके गया और रोके गया। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? तो सर उसका पहला वर्ड क्या था? सर दिमाग हिल चुका है यूपीएससी वालों का। आईआईटी दिल्ली का लड़का था, पहला सर दिमाग हिल चुका है। मैंने बोला क्या हो गया? उसको कुछ लिंकेज नहीं है। उसको पूछते यार जो मुंबई में वो है ना पोर्ट है, उसकी डेप्थ बताओ कितनी है, शिप कैसे बनती है ये बताओ। यार आज कुछ भी नहीं उसको पता, और इंटरव्यू में ही गॉट गुड मार्क्स। क्यों? वो क्या कॉन्फिडेंस से बोलता रहा, सर मेरे को नहीं आता जी, सर मेरे को नहीं आता जी, सर मेरे को आई एम अनएबल टू रिकॉल। क्यों आता नहीं? वो तो पता ही है, कम से कम कॉन्फिडेंस से तो बोल दो मेरे को नहीं आता। एंड ही इज प्रेजेंटली आईआरएस। तो आप इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट दैट इज देयर।
अगर पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं कि हाँ नहीं आता है, तो उनको भी पता नहीं आता, आप कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हो कि नहीं आता या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज देर आर सर्टन सिचुएशंस विच आर पैनिक सिचुएशंस। अगर आप पैनिक सिचुएशन को यहां नहीं डील कर रहे तो आगे भी डील नहीं कर पाओगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यूपीएससी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरव्यू के टाइम पे आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज अ प्रोसेस, एक दिन में वो नहीं आता, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी वो ऑटोमेटिकली हम उसको अकॉर्डिंगली आपको बताते रहेंगे उसी हिसाब से। तो हमेशा इट इज अ एग्जाम दैट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इन द कंटेक्स्ट दैट कभी आपका दिल करेगा मैं 18 घंटे पढ़ना है, कभी दिल करेगा 8 घंटे पढ़ना है, कभी दिल करेगा मैंने नहीं पढ़ना है। इट इज वेरी नॉर्मल, हम आम इंसान हैं, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, टेक इट ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं हर क्लास में ये हमारी लाइफ लाइन है, ऐसी होता है, अगर सीधी होगी तो होगा हम, सेम इज योर लाइफ ऑल्सो। कभी दिल करेगा 18 घंटे पढ़ना है, कभी 8 घंटे पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना। नॉर्मल है ना यार, हम इंसान है, ऐसा होगा हमारे साथ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इवन अगर यही सीधा हो गया मैं तो 18 घंटे ही पढ़ता जाऊंगा तो क्या काम हो गया। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। जब पढ़ रहे हो तो यू शुड बी स्टडिंग ओनली। फॉर एग्जाम्पल 2018 की स्टूडेंट है वैशाली, रैंक 8। शी सेड कि मैंने बोला ऐसा क्या था, उसका पहले बार प्री दिया था, प्री नहीं हुआ, दूसरे बार शी टुक असिस्टेंस और फिर शी डायरेक्टली उसका रैंक 8 ही आ गया। मैंने बोला ऐसा क्या फोड़ दिया तुमने एग्जाम में, क्योंकि पहले तो सब एक जैसे लगते हैं, जब बन जाएगा तो भी फिर स्ट्रेटजी भी तभी कोई शेयर करता है। कहती सर मैंने आपकी एक बात मानी। मैंने बोला क्या? कहती जब मैं पढ़ती थी मैं अपने घर पे, जब वो तो शी वॉज फ्रॉम दिल्ली, यदि मैं घर पे अपना लगा लेती थी डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड, उसके घर वालों को भी पता होता था ये इस टाइम पे पढ़ रही है, डिस्टर्ब नहीं करना। दैट वाज वेरी कॉमन। 2 घंटे पढ़ेगी अप्रोक्सीमेटली, 1.5-2 घंटे, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक होगा, चाय वाय पिएगी, फिर 2 घंटे पढ़ेगी, फिर ब्रेक होगा। डेली शी यूज टू रीड फॉर 8 आवर्स, दैट्स ऑल। 8 घंटे पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ती थी तो पढ़ती ही थी। ऐसा नहीं कि जब व्हाट्सएप भी आ रहा है, अब मैक्सिमम आप, एक सिंपल सी बात है, घर वालों के साथ बात करनी होती है, फ्रेंड्स के साथ बात करनी होती है, घर वाले तो समझ जाते हैं, ठीक है, कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि उनका पैसा भी लगा होता है और इन्वेस्टमेंट भी काफी होती है। लेकिन दोस्त नहीं समझते ये बात, तो नहीं समझते, कोई चक्कर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। जब आप आईएएस बन जाओगे वही लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर एबल टू रीड फॉर 8 आवर्स तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेट है। लेकिन 8 घंटे विदाउट डिस्टर्बेंस, कोई जरूरत नहीं है रात को सुबह 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ने की और फिर सुबह 3-4 दोपहर तक 4 बजे तक सोने की। बहुत ऐसे बच्चे होंगे, आप इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हो, नहीं जी रात को यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती, हम रात को पढ़ेंगे, और रात को पढ़ के 3 बजे सुबह सो जाते हैं और उठते सुबह 12-1 बजे हैं, तो क्या फायदा, 10 घंटे सो गए। इससे अच्छा कि भगवान ने दिन पढ़ने के लिए बनाया है, जा काम करें, और रात सोने के लिए बनाई है, और उल्टा मत करो इसको। भगवान ज्यादा समझदार है हमसे, ये सब लोग लेके चलो, टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये हमसे ज्यादा पता है उसको। तो अगर उसके कुछ नियति बनाई हुई है तो उसके खिलाफ मत जाओ। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेन एवर यू आर स्टडिंग, अपना फोन कोशिश करो कि साइड पे कर दो, घर वालों को बता दो कि मैं इससे इस टाइम पे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, दोस्तों को बता दो भाई मैं पढ़ने लगी हूँ या पढ़ने लगा, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, और अगर फोन नहीं उठाया तो मुंह मत फुला लेना, ठीक है। तो ये उनको क्लियर ही कर दो कि ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ रही हूँ, पढ़, कोई चक्कर नहीं है। अगर कॉन्स्टेंटली इवन 8 आवर्स यू आर एबल टू रीड, आपकी सिलेक्शन डेफिनेट है, लेकिन इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, और शैल आई स्टार्ट अप विद द टॉपिक? कुछ पूछना चाह रहे हो तो ऑनलाइन ऑल्सो। करंट अफेयर विल बी कवर्ड इन क्लास इटसेल्फ, राहुल। Anything else anyone want to ask? नहीं, जरूरत नहीं है राकेश, वी वुड बी कवरिंग, न्यूज़पेपर्स विल बी कवर्ड इन द क्लास, प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों कवर किया जाएगा। अगर पढ़ना है फिर भी तो आर्टिकल कभी कभी देख लिया करो। एनीथिंग एल्स? अभी 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 एक बार पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर पहले प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तब पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हम रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते। तो पहले एक बार तो
नहीं, आपको करवाया जाएगा, वो मंथली होगा, मंथली सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। नहीं नहीं, पीआईबी विल बी कवर्ड, वो न्यूज़पेपर करंट अफेयर तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, उसी को रिवाइज करना है हर जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, अब करते हैं पहला टॉपिक, वी वुड बी स्टार्टिंग। किसी को नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ऑल्सो समझ लो, वो मेरा मोटिव है। जो मेरे को आता है सब कुछ आपके नोट्स में है, उससे ज्यादा आपको भी जरूरत नहीं है प्रीलिम्स या मेंस निकालने के लिए। कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। यूपीएससी में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? एक ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में सबसे बोरिंग है एंशियंट, और एंशियंट में सबसे बोरिंग ये वाला। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। जो सबसे बोरिंग है तो उसी से शुरू करते हैं, और आई कैन अश्योर यू, अब इसमें भी बोर नहीं होने दूंगा। स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन, इट इज बेसिकली बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। One word that is common among all is basically the word lithic. लिथ शब्द का मतलब है पत्थर, stone. Means this is one age that is associated with the stone. Just stone was an important, or it was a fundamental part of the life of the people. देख रहे हो? It was a fundamental of the life of the people. Paleo means पुराना, सिंपल तरीके से। मीजो मीन समथिंग मिडल, और नियो मीन्स कंपैरेटिवली नया वाला, कोई चक्कर नहीं। दिस एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, एंड फॉर एग्जांपल द अपर पैलियोलिथिक एज दैट हैज बीन देयर। नॉर्मली तो इसका टाइम पीरियड आपको बता देते हैं, टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में समझाएंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है 10 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक। कितने साल हो गए? 9 लाख साल का टाइम पीरियड है। मिडिल का टाइम पीरियड है 1 लाख बीसी टू 23,000 बीसी। अपर का है 23,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी। दिस इज बेसिकली 10,000 बीसी टू 7,000 BC, and this is 7,000 BC onwards. दो चीज आपको कॉन्स्टेंटली आती रहेगी, बीसी और एडी। क्या होता है ये? एस की जरूरत ही क्या पड़ेगी बिफोर और आफ्टर की? ऐसे ही चलते रहते, कर लो शुरू, यहां से कर लेते हैं। बिफोर बीसी और एडी की जरूरत ही क्या पड़ी? डेट तो आप 1 से शुरू कर लो, सब रिमेंबर हो जाएंगी। क्यों जरूरत पड़ गई? ऐसा जरूरत ही क्यों थी करने की? चलता है बढ़िया, 1 से शुरू कर लो। हमारे पास एक नहीं है कि एक कहां से शुरू करना है। जीरो वॉज नॉट देयर कि इसको हम जीरो लगा ले। इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर व्हाट इफ वी डू, फॉर एग्जाम्पल वी फाउंड समथिंग एंड वी बोले यार ये बहुत पुराना है, चलो यहां से 0 से शुरू कर लेते हैं। अगर 10 साल बाद उससे भी कोई 1000 साल पुराना मिल गया तो क्या करेंगे? फॉर न्यू डिस्कवरी इज बीइंग मेड। तो हमने एक जीरो बनाने की जरूरत है कि इससे पीछे वाला और इससे आगे वाला। तो अंग्रेजों ने हिस्ट्री लिखी है, बेसिकली हम तो पढ़ रहे हैं अपने मुताबिक, उनके मुताबिक ही। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिशर्स दे रोट द इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया। और क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू डोमिनेट अस एंड दे वांटेड टू डिवाइड। अभी तो सीधा एडी चलेगा ना। They wanted to divide India on the communal lines। तो क्या हुआ? एंशिएंट हिस्ट्री हिंदू पीरियड है जी, मेडिवल हिस्ट्री मुगल आ गए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम आगे अंग्रेज। अपनी मर्जी से डिवाइड किया। तो इन्होंने, इनका बाबा कौन है अंग्रेजों का? अंग्रेजों का बाबा कौन है? अरे कौन से बाबा को, गुरु को मानते हैं? जीसस हो गए बाबा जी, ठीक है। तो एक इनके, चलो यहां से जब जीसस जी आए तो मान लेते हैं, बिफोर जीसस और आफ्टर द डेथ। तो इससे पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3 ऐसा होता रहेगा, एंड इसके इधर +1 +2 ऐसे होता रहेगा। देयरफॉर बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट हैज टू बी देयर। इसलिए हम एडी और बीसी का ये दो चीज यूज करते हैं। नाउ पैलियोलिथिक एज और की बात करते हैं।
तो हमने पैलोलिथिक एज की बात करी, इट इज फ्रॉम 10 लाख बीसी टू 10,000 बीसी। कितने साल हो गए? 9,90,000 साल का हिस्ट्री है शुरुआत करने से। और 9,90,000 साल तक या उसके बाद तक भी हम जंगलों में ही रह रहे थे। नो नीड टू राइट एनीथिंग, बस समझना है राकेश, कुछ नहीं लिखना। जंगलों के साथ, जानवरों के साथ जंगलों में रह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, अ पर्सन इज बिहेविंग लाइक एन एनिमल, हमें जैसे जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट इज इनहेरेंट टू द ह्यूमन बीइंग। जानवर की तरह क्यों? तो हम तो जानवर ही हैं, बात अलग है, लेकिन जानवरों की तरह बिहेव करते हैं क्यों? हम इतने साल तक मैनकाइंड में हम जंगलों में ही रहे हैं इन जानवरों के साथ। देयरफॉर द नेचर इज एट टाइम्स डेवलप्ड। कुछ बंदे होते हैं वो अपने आप को इवॉल्व कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सिचुएशन को, दो चीज है, कोई भी सिचुएशन है, आपके साथ भी आता रहता है ऐसा, सर्टेन पीपल दे रिएक्ट टू द सिचुएशन एंड सर्टेन पीपल दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। क्या फर्क है दोनों में? कुछ लोग दे रिएक्ट टू द सिचुएशन, कुछ लोग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब आप कभी, आपने फॉर एग्जांपल ऐसा देखा होगा कि किसी से बात करी या छोटी सी बात बोली है और एकदम ही ऐसे करके बोलने लग गया कुछ ना कुछ। कुछ समझदार लोग होते हैं, उनसे आप बात करोगे, बोले कोई बात नहीं, शांत हो जा पहले। होता है ऐसा क्यों? सर्टेन पीपल देयर अ हैबिट ऑफ रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करके ढक्कन खोलोगे तो बाहर आ जाता है, लेकिन कभी पानी की बोतल को कितना भी शेक करो, क्या उसके बाद बाहर नहीं आएगा ढक्कन खोलने से? नहीं। वाटर इज रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन एंड अदर पर्सन इज रिएक्टिंग टू द सिचुएशन। वो एकदम ही, उनको कुछ भी बोलो वो आग बबूला हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं। यू हैव टू डेवलप योर एटीट्यूड कि हम रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की तरफ मूव करना है। दैट इज वन थिंग। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव अवर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है कि कभी कभी हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। वी आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स एट पॉइंट्स। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बींग्स फॉर 9 लाख, मोर देन 9,90,000 साल तक हम इंसान जानवरों के साथ ही रहे थे, उनके साथ ही खाना खाया था, कच्चा मीट एक्सेट्रा हम खा रहे थे, पकाने का हमें फायर के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। देयरफॉर उनके साथ जंगलों में रह रहे हैं, उनको ही खा पी रहे हैं, वो हमें खा जाते थे, हम उनको खा जाते थे बाहर के। दीज थिंग्स दैट वर वेरी कॉमन, दैट इज व्हाई वी आर बिहेविंग इन सच अ मैनर। This Pleistocene period, when this age, Paleolithic age, or Paleolithic age may be, for example, when we talk about the lower Paleolithic age, this was an age that was basically dominated by the Pleistocene period. Geologically हम इसको Pleistocene period बोलते हैं। ज्योग्राफी में आपको अलग अलग एजेस कराई जाएंगी, तो Pleistocene period, Pleistocene period का मतलब होता है this was the last phase of the Great Ice Age। लास्ट फेज ऑफ द ग्रेट आइस एज। इसका क्या मतलब हुआ? जब पूरी धरती, आप ऐसा समझ लो कि पूरी धरती अलग अलग जगह में बर्फ से गिरी हुई थी। When there would be good amount of the ice that would be there, तो and people would be living, for example, in the animals, या in human beings were like animals only, ठीक है। और ग्रेट आइस एज है, विल देयर बी ज्यादा ठंड होगी, कम ठंड होगी? बर्फ ही बर्फ है, ज्यादा ठंड होगी। सेकेंडली, इंसान के हो कुछ भी, इंसान के ज्यादा दिमाग है कि एनिमल के ज्यादा दिमाग होता है? कहा तो जाता है कि इंसान के ज्यादा दिमाग है, एनिमल के दिमाग कंपैरेटिवली कम होता है। इनिशियल फेज में वी हैड नॉट इवॉल्व्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। द प्रोसेस टुक प्लेस 9,90,000 साल का टाइम बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है। इनिशियली इट वाज द होमोनिड्स दैट स्टार्टेड इमर्जिंग। होमोनिड्स इमर्ज होने लगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड होमोनिड? होमोनिड्स मींस इंसानों जैसे, फॉर एग्जांपल जानवर इमर्ज होने लगे थे। एंड होमोनिड्स दे लेटर ऑन इवॉल्व्ड इनटू होमो हैबिलिस, अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग, इंसानों जानवरों जैसे, इंसान जैसे भी, एंड देन इट वाज होमो इरेक्टस। होमोनिड्स बेसिकली मींस जिस तरीके से दैट वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वी स्टार्टेड इमर्जिंग। उसके बाद होमो हैबिलिस हो गए। होमो हैबिलिस शब्द का मतलब है हैंड यूजिंग मैन। जब आप चल रहे हो तो आप हाथ भी यूज कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो। होमो इरेक्टस दे वर इवॉल्व्ड। होमो इरेक्टस मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम योर पोजीशन बिकेम इरेक्टस, सीधा खड़े हो गए।
पहले आप चार, जिनके दो हाथ और दो पैर यूज कर रहे हो चलने के लिए, नाउ यू आर यूजिंग टू फुट्स ओनली। इसी वजह से कहा जाता है कि आपका धीरे धीरे दिमाग डेवलप होने लग गया था, पहले ही फेज में दिमाग डेवलप नहीं हुआ था, बिकॉज नॉर्मली हाथ और पैर दोनों से आप चल रहे थे। इनिशियल फेज में दो चीज आप एनालाइज करके देखो, द ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड। क्यों? बिकॉज हम होमो हैबिलिस या होमोनिड्स ही हैं। ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, अब ब्रेन नहीं डेवलप है और एनवायरमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, आप कहां पे रहोगे? ब्रेन डेवलप नहीं है, क्या आप अपना घर बना पाओगे? अगर घर नहीं बना पाओगे कहां पे रहोगे? हैं? कहां पे? गुफा में, केव्स में रहोगे आप। केव्स भी दो तरह की हो सकती है, या नेचुरल हो सकती है या मैन मेड है, तो कौन सी में रहोगे? क्योंकि दिमाग ही नहीं है तो नेचुरल केव्स में रहोगे। थोड़ा थोड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम दिमाग हमारे डेवलप होने लग गया था, जैसे हम इरेक्टस हो गए सीधा, वी स्टार्टेड लिविंग। फॉर एग्जांपल केव्स आपको प्लेन एरिया में मिलेगा या फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में मिलेगा? प्लेन में कहां मिलेगी? पहाड़ों के पास ही तो गुफा होगी, पहाड़ों में ही गुफा होगी। इट वॉज द केव्स दैट वर फाउंड बेसिकली इन द हिली एरियाज। तो पहले क्या बात है, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स दैट वर देयर वाज लिविंग इन द केव्स, दोस केव्स वर नेचुरल केव्स, एंड इट वाज फॉर एग्जांपल इन द हिली रीजन दैट वाज देयर। एंड द एनिमल्स, फॉर एग्जांपल पुराने डायनासोर की एज आ गई, ये एज है वो, तो मतलब बड़े बड़े एनिमल्स हो, इतना तो आप सोच सकते हो। बड़े एनिमल को मारना आसान है या बड़े एनिमल को इंसान को मारना आसान है? एनिमल कैन किल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हमें बचने की जरूरत है, एंड दैट वी हैव टू बी स्टेइंग फॉर एग्जांपल इन द नेचुरल केव्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देयर आर सम एनिमल्स जिसको हम पेट एनिमल्स बोल देते हैं, या फॉर एग्जांपल दोज एनिमल्स व्हिच आर लेस डेंजरस, एंड देयर सर्टेन एनिमल्स व्हिच आर मोर डेंजरस। अब मोर डेंजरस एनिमल आपको जंगल वाले एरिया में मिलते हैं या प्लेन एरिया में? जंगल में। तो एक बात तो श्योर है कि हम हिली एरियाज में रहेंगे, एंड वी विल बी ट्राइंग टू अवॉइड जंगल भी। वहां पे जंगल में इसलिए भी अवॉइड करेंगे बिकॉज वहां पे एनिमल्स तो डेंजरस हो गए ही होंगे, वहां पे केव्स भी नहीं होगी, तो देयरफॉर वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, जब आपने कुछ रहना है तो यू नीड टू ईट समथिंग। सीधी सी बात है, ईट के लिए दो चीज हो सकती है, आइदर इट कैन बी हंटिंग और इट कैन बी फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि चलो ठीक है कहीं पे लेने जाए। फूड गैदरिंग इन सिंपल टर्म्स मीन्स चलो यहाँ से फ्रूट खा लिया, यहाँ से ये पत्ते खा लिए, यहाँ से ये खा लिया, जंगलों में जो मिला वो खा लिया। हंटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल कि कोई एनिमल को मार दिया और उस एनिमल को मारने के बाद हमने खा लिया। एनिमल को मारने के लिए पत्थर तो चाहिए होगा, पत्थर आपको प्लेन एरिया में मिलेगा या हिली एरिया में? हिली एरिया में मिलेगा। देयरफॉर इट वाज द नेसेसिटी ऑफ द पीपल। और सेकंड, हिली एरिया के आसपास आपको पानी भी इजीली मिल जाएगा, तो हिली एरियाज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और स्टोन की वजह से वी हैव टू स्टे ओवर देयर ओनली। जब पत्थर पहले बार टूटता है, इज दैट अ स्मॉल स्टोन और अ बिग स्टोन? जब पहले बार पत्थर टूटेगा और पहाड़ के पास ही होगा तो बड़ा पत्थर होगा छोटा होगा? इट विल ऑलवेज बी बिग, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाता जाएगा पहाड़ से वो गोल होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। देयरफॉर इनिशियली व्हाट वाज देयर वाज वी नीड टू किल द एनिमल, पीपल वर लिविंग ओवर हियर, केव्स बनी हुई है और यहां से पत्थर ऐसे गिरा देते थे या कैसे भी करके मारते तो उसको तो मार देते थे। पत्थर है, अगर हिल से भी टूटा ही हुआ है तो इसकी इस शेप में हो सकता है ना गोल शेप में होगा? गोल तो पॉसिबल ही नहीं है, गोल तो पानी से कट कट के धीरे धीरे होता है। तो क्या, और ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है कि अंदर वाला पोर्शन स्ट्रांग होता है? अंदर वाला पोर्शन स्ट्रांग है, ये वाला पोर्शन तो कंपैरेटिवली वीक है। तो आपको अगर एनिमल को मारना है आपको स्ट्रांग वाला पोर्शन से मारना पड़ेगा या वीक वाले से? स्ट्रांग वाले से। तो हम अर्थ जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब अंदर वाला हिस्सा कोर है। तो देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे कि टेक्निक कौन सी थी ये टूल्स बनाने की, द टेक्निक फॉर मेकिंग टूल्स वो द टेक्निक ऑफ कोर, जिससे क्या होता था आस पास वाला हिस्से को हम तोड़ देते थे और अंदर वाला हिस्सा रख लेते थे। सिंपल सी बात है। कौन सी टेक्निक है? टेक्निक ऑफ कोर दैट वाज यूज्ड, और उसी टेक्निक से हम कंपैरेटिवली बनाते थे। कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई वेस्ट बंगाल की कौन सी डिश है? रसगुल्ले फेमस है, ठीक है, और है जो भी है, जब वो नेक्स्ट टाइम आओगे तो लेके आना। नहीं फिश नहीं, वो मैं बोले 100% वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाता।
है मिठाई लेके आना अगली बारी, चलो तो सबके लिए गया भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के लिए। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, बीकानेर में भुजिया हो सकता है, आगरे का पेठा हो सकता है, पंजाब का कुछ हो सकता है, गुजराती फाफड़ा, क्या होता है, डोकला फाफड़ा, पता नहीं जो होता है वो होता है। कहने का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट कल्चर। डिफरेंट कल्चर तो नॉट ओनली इन ईटिंग, हम कपड़ों का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से अलग लोग कपड़े भी डालते हैं, फूड भी अलग अलग हो गया, टूल्स भी तो अलग अलग होंगे। तो देयरफॉर यूनिफॉर्मिटी इन द टूल्स वाज नॉट डेवलप्ड। समझ रही हो ना, क्यों ऐसा हो सकता है कि फॉर इन वन एरिया देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टूल्स, अनदर एरिया देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टूल्स, तीसरे एरिया में तीसरा। लेकिन एक बात तो श्योर थी, बनाने का तरीका यही था जी, अंदर बड़ा हिस्सा रख लेना, बाहर बड़ा तोड़ देना हिस्सा, दैट वाज सिंपली दैट वाज यूज्ड। और इसको कैसे करना है, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, कैसे भी रखना है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाला हिस्सा रखना है। कभी कभी तो बाहुबली वाली मूवी देखी है ना, जब उसको पुलिस वाला घेर लेते हैं, वो पत्थर को ऐसे तोड़ देता है बीच में से और फिर किश्ती बना के निकल जाता है, देखा वो 1 के 2 में है। अरे वो पत्थर में वो क्या होता है, वो आइस में वो फ्लोट कर रहा होता है, जा रहा होता है, तो क्या कौन सा सीन होता है, फर्स्ट पार्ट में था, जब वो क्या नाम है लड़की का, उसका अवंतिका के साथ वो घूम फिर रहा होता है और फिर वो साथ वाले वो पकड़ लेते, पीछे पड़ जाते हैं और फिर बर्फ पे स्लाइड करके जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे अगर ऐसी चीज भी है तो ये पत्थर का ऐसे वाला हिस्सा भी ये तोड़ दिया जाता है फॉर वेरियस रीजन, और इसको भी यूज कर लिया जाता था। ऐसे टूल्स भी हमें स्टोन्स एक जगह पे कहीं जगह पे देखने को मिलते हैं। What I am trying to say is, in different areas, different category of the tool basically have been found. अलग अलग टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्टली। सेकेंड थिंग, इस लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे यहाँ पे टूल्स काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं। द टूल्स हैव बीन फाउंड इन गुड नंबर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया इज बेसिकली सोहन वैली इन पंजाब और सोहन वैली इन पाकिस्तान। These are the different tools which were formed. क्या हो गया प्रवीण इसको भाई, चलो। These were the different tools that were found lower Paleolithic में, मिडिल और फॉर एग्जांपल अपर पैलोलिथिक, अलग अलग टूल्स है। जैसे जैसे स्टेज हम जाते जाएंगे 10 लाख से लेके हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, द टूल्स विल बी कंपैरेटिवली बिकमिंग मोर शार्प, टूल्स विल बेसिकली बी मोर एंड मोर फाइन टूल्स दैट वुड बी बिल्ड अप। तो अलग अलग टाइप के इस तरीके से देखो, बड़े बड़े टूल्स है यहाँ पे, अलग अलग हैंड एक्स है, चॉपर है, क्लीवर्स है, अदर थिंग्स दैट आर देयर। कहने का क्या मतलब हुआ, एक हिस्सा पत्थर का रख लिया, दूसरा हमने काट दिया। फोटो वोटो की बनाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पेंटिंग हम बाद में करेंगे। टूल्स हैव बीन फाउंड कहां पे, सोहन वैली इन पाकिस्तान, सोहन रिवर के पास है यहां वाला पाकिस्तान वाला जो एरिया है। द टूल्स हैव बेसिकली बीन फाउंड ओवर दिस रीजंस। नाउ डिफरेंट टूल्स हैव बीन देयर, जैसे आपको बताया है। द टूल्स वर कॉन्स्टेंटली, मेजॉरिटी टूल्स, काफी टूल्स, मेजॉरिटी नहीं, काफी एक तरह के टूल्स आपको सोहन वैली में देखने को मिलते हैं। तो अगर एक ही तरह का ऐसा, तो ये पंजाब का है, ये पंजाबी कल्चर है, ये गुजराती कल्चर है, ये फॉर एग्जाम्पल मराठी कल्चर है, ये ऐसे कल्चर है। तो ये टूल्स की सिमिलरिटी की वजह से कभी ना कहीं पे ऐसा भी लिखा गया है दैट देयर वाज अ सोहन वैली कल्चर दैट वाज डेवलप्ड, कि सोहन वैली कल्चर मींस यहाँ के लोग एक सिमिलर तरह के ही आपको टूल्स देखने को मिलते थे। सोहन वैली कल्चर दैट हैज बीन फाउंड। सो इन दिस रिगार्ड द पीपल वुड बी देयर, the climate would be comparatively very extreme. They will be forced to live in areas that are comparatively near to the hilly areas, और वहां पे नेचुरल केव्स में रहेंगे। सेकंड थिंग, नेचुरल केव्स में रहेंगे। जब क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम तो बच्चों की डेथ ज्यादा होगी कम होगी? There will be more number of children will be dying. Why? Because of the extremities of the climate that are there. वो चलता रहेगा। अब जैसे व्हाट हैपेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप होमो इरेक्टस हो जाते हो, यू आर कंपैरेटिवली द ब्रेन इज बीइंग डेवलप्ड। हमें कैसे पता लगता है ब्रेन डेवलप्ड है? दैट कैन बेसिकली बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट द पेंटिंग हैव बीन फाउंड एट भीमबेटका, मध्य प्रदेश वाले रीजन में पेंटिंग है, गुफा में पेंटिंग है। रहे अभी भी नेचुरल केव्स में रह रहे हैं, बट दिस द पेंटिंग दैट हैज बीन फाउंड। अगर पेंटिंग है तो मतलब दिमाग काम किया तभी तो कुछ बनाया।
पेंटिंग हैज कलर्स कौन से यूज करते थे, इट वाज द नेचुरल कलर्स दैट वर यूज्ड बाय दीस पीपल एट दैट मोमेंट, नेचुरल कलर यूज कर रहे हो और पेंटिंग कंपैरेटिवली बना रहे हैं, दिस वाज देयर पेंटिंग। वन स्पेशल थिंग दैट इज देयर, अब थोड़ा सा दिमाग डेवलप हो गया था, पेंटिंग भी बनाने लग गए थे। पेंटिंग हैव बीन फाउंड फॉर एग्जांपल एट भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ से अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे आप सिर्फ भीमबेटका ही लेके चलो क्योंकि इनिशियल फेज में है। पेंटिंग में क्या दिखाया गया, पेंटिंग से क्या पता लगता है, टू थिंग्स आर नोन, दैट अगर एनिमल को मारना है तो उसको ऐसे घेरा डाल लेते थे, ऐसे मारते थे, जब उसके पीछे पड़ जाते थे। और एक तो हमें पता लगता है कि ग्रुप में मारने की कोशिश करते, दूसरा वी आल्सो कम टू नो कि कौन सा एनिमल उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, दैट कंपैरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि एनिमल का भी पता लग गया था। इस तरीके की आपको पेंटिंग वहां पे देखने को मिलती है, नहीं हो जो भी एनिमल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दीज आर डिफरेंट पेंटिंग्स दैट, ऐसी बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जिसको वो यहाँ पे आप देखने को मिल जाती है। Therefore, in that case, it comparatively becomes important that उनका दिमाग डेवलप हो चुका था। Another specialty that was there with भीमबेटका was, ये एक ऐसा रीजन था जो हिली एरिया से थोड़ा सा हटके था। मीन्स अब नेचुरल केव्स के साथ साथ कहीं ना कहीं पे वो आर्टिफिशियल केव्स भी बनाने लग गए थे, लेकिन दे हैव नॉट मूव्ड इनटू एरिया दैट वाज कंपैरेटिवली फार फ्रॉम द रिवर्स। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम लोअर पैलेलिथिक पीरियड के एंड फेज में आते हैं, ठीक है, 10 लाख से 1 लाख बीसी के आसपास आ जाते हैं, तो वहां पे हमें भीमबेटका में पेंटिंग भी देखने को मिलती है। भीमबेटका के स्पेशल फीचर के थोड़ा सा हटके है, मतलब कहीं ना कहीं पे आर्टिफिशियल केव्स भी बनने लग गई थी at that point of time, and these people were also comparatively doing painting at that point. Different factual information are there. For example, आपको सबसे पहला ह्यूमन बींग्स कहाँ पे देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज फाउंड नर्मदा वैली में मिल जाता है, या होमोनिड्स या होमो इरेक्टस एक्सेट्रा। नॉट ओनली दिस, अब सबसे बड़ी साइट कौन सी है, इट इज अडिंचलूर एंड डिफरेंट, और अतिरम पक्खम एक मद्रास की साइट है। ये 3-4 साइट्स का आपको नाम याद रखने की जरूरत है। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ, समझ आ गया इतना, एक बार पढ़ो नोट से। सिर्फ लोअर पैलेलिथिक पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। चलें आगे। हाँ, नहीं, मैन लाइक स्पीशीज, कुछ थोड़े बहुत फीचर्स उनके इंसान, लेकिन अभी भी हम हाथ ही यूज कर रहे थे और थोड़ा बहुत वैसे था। उसके बाद हम इंसान थोड़े से बनने लग गए थे, जहाँ पे होमो हैबिलस से हो गया। होमो हैबिलस के बाद भी अब हैंड ही यूज कर रहे थे। होमो इरेक्टस में जाके हम अपने पैरों पे खड़े हुए, जो नर्मदा में पाया जाता है।
Next is basically Middle Paleolithic period. The time period is basically from 1 lakh to 23,000. इसके बारे में क्या होता, हमने जैसे एवोल्यूशन हो रही है, वी रीच अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन. होमोनिड से होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से वी हैव रीच्ड अ होमो सेपियन सेपियन स्टेज, दैट इज अ थिंकिंग मैन दैट इज देयर, जहां से हम थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी डेवलप हो चुका था, हम सोचने लग गए थे. इसके लिए सिर्फ दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पहला, नेवासा इन महाराष्ट्र इज द टाइप साइट ऑफ दिस पीरियड. टाइप साइट क्या होता है? टाइप साइट एक वैसी साइट होती है जहां पे आपको उस टाइम पीरियड के पूरे फीचर देखने को मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं टाइप साइट. एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा यहां पे, राइट इन योर नोट्स. इससे पहले आप एक बार समझ लो, जब लोअर पैलोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो लोअर पैलोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट इन द गंगा यमुना दोआब रीजन. क्यों? बिकॉज वहां पे जो जंगल था वो कंपैरेटिवली काफी डेंस था. जंगल डेंस होने की वजह से पीपल हैव नॉट मूव्ड इनटू दोज एरियाज, और वहां पे हिली एरियाज भी नहीं थे. लेकिन अभी क्या हुआ था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड वाज द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम वी मूव्ड इनटू द गंगेटिक वैली. पहले बार हम गंगेटिक वैली में मूव करे थे, गंगा यमुना दोआब रीजन मूव किया था. When we moved into this area, तो हमें कैसे पता लगता है? Because one isolated settlement has been found. नाम लिखो कल्पी, KALPI, कल्पी. देखो वहां पे, it is the only site found in the Ganga Yamuna Doab region. In the Ganga Yamuna Doab region. इज द फर्स्ट एंड द ओनली साइट. पहली भी है एंड फर्स्ट भी है, और ओनली भी है. तो यहाँ पे गंगा, और इससे पहले कोई भी साइट हमें देखने को नहीं मिलती. इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली साइट टू बी फाउंड इन द गंगा यमुना दोआब रीजन बाय दिस टाइम. और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई. नेक्स्ट इज बेसिकली अपर पैलोलिथिक पीरियड की जब बात करते हैं, टाइम पीरियड 23,000 से 10,000 BC है. अब थोड़ा सा और हम इवॉल्व हो गए हैं. होमो सेपियन हम से पहुंच चुके हैं, लेकिन अब होमो सेपियन इमर्ज हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द मॉडर्न मैन. पहला मॉडर्न मैन हो गया. अब पहले क्या था, यहां पे भी हम थिंकिंग मैन तो हो ही चुका है, अब थिंकिंग के साथ हम मॉडर्न भी हो चुके हैं. व्हाट इज मीनिंग बाय मॉडर्न? हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, बोलेगा मैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां से मेरे को प्रॉफिट आ सकता है. नॉर्मल, दिस इज अ थिंग, कुछ गलत भी नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी भी सही है. सेकंड थिंग, इंसान को अभी तक लगा यार हम जानवरों के साथ ही रह रहे हैं, उनका दूध पी लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दे स्टार्टेड थिंकिंग कि उनको मारने के बाद हम उनको खा लेते हैं, मारने के बाद खा जाते हैं, और हड्डियां का क्या करें? हड्डियां तो ऐसी है. Therefore, for the first time, a modern man started thinking कि हमें टूल्स चाहिए. तो टूल्स हम पत्थरों से बनाते हैं, अरे क्यों ना हड्डी यूज कर लें उसकी. Therefore, for the first time, when only it will be happening, जब हम मॉडर्न मैन बन जाएंगे, जब मॉडर्न मैन बन जाएंगे तो क्या होगा, we will be thinking on the modern lines कि maximum utilization of the product that can be done, कि जब जिंदा है उसको मार के उसका मीट भी खा लो, और जब मर गए खा लिया, जो हड्डियां बच जाएंगी उसका फॉर एग्जाम्पल आप टूल बना लो. Therefore, for the first time, bone tools started emerging. अब हड्डियों के टूल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल विलासरंगम केव्स एंड अदर प्लेसेस. और इसका एविडेंस साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और फॉर एग्जांपल तेलंगाना वाले रीजन में जो भी बन चुका है, वहां पे काफी ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं द यूज ऑफ द बोन टूल्स दैट वर देयर. कोई प्रॉब्लम? अलग अलग कहीं पे तो 200+ बोन टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड. नॉट ओनली दिस, यहाँ पे पेंटिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. जो पहले एक बार फीचर शुरू हो गया था वो बाद में भी चलता रहा. पेंटिंग के साथ यहां पे क्या शुरू हो गया था? एनग्रेविंग. एनग्रेविंग शब्द का मतलब किसी चीज के ऊपर कुछ खुदाई से कर देना. नहीं, बेसिकली टूल्स यूज कर, अभी ऑर्नामेंट कुछ नहीं, टूल्स यूज कैसे भी डाल सकते हो उसको, टूल्स को यूज कर सकते हो. पेंटिंग चल रहा था, पेंटिंग के साथ एनग्रेविंग, खुदाई करना शुरू हो गया था. एंड द कहां से हमें कैसे पता लगता है? वेरियस लाइंस, एनग्रेव्ड लाइंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द शेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग.
ऑस्ट्रिच का एग है, उसके शेल में कुछ एनग्रेव्ड क्रॉस लाइंस हैव बीन फाउंड। इससे पता लगता है कि हमें पेंटिंग के साथ साथ कुछ ना थोड़ा बहुत एनग्रेविंग का भी पता लग गया था, समथिंग लाइक दिस। क्रॉस लाइंस हैव बीन फाउंड, फॉर एग्जांपल क्रॉस लाइंस कैन बी द कंसीडरेशन ऑफ, ऐसे भी हैं जैसे ये सीधी लाइंस बनी है, कहीं पे ऐसा भी है और ऐसी ऐसी लाइंस भी है, कहीं पे ऐसा भी है और ऐसी ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं। क्रॉस लाइंस हैव बीन डिस्कवर्ड, फॉर एग्जांपल दिस वाज द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अगर अपर पैलेलिथिक की बात करते हैं, इट इज द मॉडर्न मैन दैट इमर्ज्ड, नॉट ओनली दैट मॉडर्न मैन इमर्ज्ड, यहाँ पे बोन टूल्स भी आ गए, पेंटिंग ऑलरेडी चल रही थी, पेंटिंग के साथ साथ हमने एनग्रेविंग भी कंपैरेटिवली शुरू कर दी, एंड बोन टूल्स फॉर ऑन अ लार्ज नंबर बेसिकली साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? पढ़ो जी इतना तो। चले आगे, इसको थोड़ा सा समझना है मेसोलिथिक एज को। यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली बनता है। मेसोलिथिक एज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइम पीरियड क्या बताया था आपको? 10,000 BC से लेके 7,000 BC, दैट वाज एन एज। यहाँ पे इससे पहले वाली एज को जियोलॉजिकली हम क्या बोलते थे? प्लेस्टोसीन पीरियड। दैट मींस द एज ऑफ अ ग्रेट आइस एज। At this point of time, that Pleistocene period ended and Holocene period began. ध्यान से सुनो इसको। प्लेस्टोसीन पीरियड हो गया है खत्म, और कौन सा शुरू हो गया है? होलोसीन। होलोसीन, जैसे प्लेस्टोसीन पीरियड को क्या बोलते हैं? इट इज द लास्ट फेज ऑफ द ग्रेट आइस एज। होलोसीन एज कहां से, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लोइंग ऑफ फास्ट एंड हॉट ड्राई विंड। फास्ट और हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करेगी। जब फास्ट और हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करेंगी तो एक बात तो श्योर है कि जो बर्फ है वो मेल्ट होने लगेगी कि ज्यादा जम जाएगी? मेल्ट होने लगेगी, एंड दैट वुड बी क्रिएटिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एरियाज। एक बात, सेकंड थिंग, एक बात आप मान लो कि जब कल्पी से शुरू हो गया था, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड से हैबिटेशन वाज देयर अवे फ्रॉम द जंगल, वो एक फीचर हम हर जगह पे मूव करने की कोशिश करेंगे। मेसोलिथिक टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड जब अलग-अलग जगह पे आपको हैबिटेशंस देखने को मिलती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे द एनवायरनमेंट इज कंपैरेटिवली गेटिंग बेटर। जब एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली बेटर हो रहा है तो क्या नंबर ऑफ डेथ बढ़ जाएंगी, कम होंगी?
बच्चों की डेथ बेसिकली कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट बेटर है, द न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयरफॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पॉपुलेशन वाज कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग। क्यों? एनवायरनमेंट बेटर होने की वजह से द फॉर एग्जांपल दीस थिंग्स वर कमिंग अप। नाउ टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम विल बी इमर्जिंग। फॉर एग्जांपल, अब मेरे इंडिया के मैप पे मत ऐसा करना, वैसे ही बनता है मेरे से। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे कोई रह रहा था एक्सेट्रा, पीपल वर स्टेइंग इन द कंट्री, यहां पे जब लोग रह रहे हैं, ओवर हियर देयर इज अवेलेबिलिटी, एक बात तो श्योर है, पीपल विल बी स्टेइंग ओनली ऑन दोज एरियाज वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसके बिना तो मर ही जाएंगे, पानी के बिना तो। अब जब देयर वाज अ ब्लोइंग ऑफ द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट टुक प्लेस, अब गर्म हवा चलने लगी, तो यहाँ पे पानी है अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है, ये तो सूख जाएगा पानी, सूखने के बाद ऑटोमेटिकली वहां पे वेजिटेशन हो जाएगा। यहाँ पे द वाटर गॉट ड्राइड अप कहीं कहीं पे एरियाज पे, एंड पीपल यहाँ वाले कहाँ पे जाएंगे, ऑब्वियस साथ वाले एरिया में जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, ये लोग क्या बोलेंगे, आओ जी मोस्ट वेलकम, यहाँ पे बैठो, आपके लिए सब तैयार करते हैं, जो आपको एडजस्ट करेंगे वो आप अपने घर में कोई आ जाए बोले चलो आप बाहर जाओ जी, हम यहाँ पे रहते हैं, आप अलाउ करोगे, रोकोगे उसको? सेम थिंग, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बोले क्यों हम नहीं आने देंगे जी, तो रोकेंगे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? Therefore, for the first time you will be finding the evidence of the warfare. इससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। और आजकल भी कौन से देश में ज्यादा चलता है लड़ाई बड़ाई? अरे हमारे कंट्री स्टेट में, हाँ बिल्कुल, तो आपको एविडेंस भी वहीं पे देखने को मिलेगा यूपी में, ठीक है, क्यों? वहां पे फाइटिंग का एविडेंस पहले बार देखने को मिलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पीपल इन दिस रीजन की जब बात करते हैं, दे वर मूविंग फ्रॉम दोज एरियाज वेयर द वाटर गॉट ड्राइड अप एंड दे मूव्ड इनटू दोज एरियाज वेयर वाटर वाज स्टिल अवेलेबल। इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां वाले लोग फॉर एग्जांपल यहां पे जाके शिफ्ट हो गए। जब लोग शिफ्ट हो गए तो ये हो सकता है कि चलो ठीक है यार, कुछ लोग हो सकता है चलो सेटलमेंट में तुम इधर रह लो, मैं इधर रह लेता हूं, कुछ लड़ाई होगी, कुछ में कंसेंसस बनेगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा वहां पे, पीपल मस्ट हैव बीन मूव्ड। अब एक जगह पे ये 3-4 कैटेगरी के लोग रहने लगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी एक जगह पे, देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम कंबाइंड सेटलमेंट्स दे स्टार्टेड कमिंग अप, लोग इकट्ठे होकर रहने लगे। जब तक गर्म हवाएं नहीं चलेगी तब तक पानी नहीं सूखेगा, जब तक पानी नहीं सूखेगा एक कम्युनिटी लाइफ कभी आ ही नहीं सकती। कोई प्रॉब्लम इसमें? देयरफॉर आप यहां से चल के यहां पे पहुंच गए हो, क्या आप ये वाला रास्ता भूल जाओगे, याद रखोगे? अब आपका घर का रास्ता याद ही होगा आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये बाद में क्या होता, देयर द पीपल वुड बी देयर, तो इनको यहाँ पे क्या होता, ऑटोमेटिकली वेजिटेशन हो जाएगी, तो अपने एनिमल्स को वहां पे चराने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि रास्ता इनको पता है, और बाद में जाके यही लोग ट्रेडर्स बन जाएंगे। ये तो हुआ नॉर्थ इंडिया में, पीपल वर मूविंग फ्रॉम दोज एरियाज वेयर द वाटर गॉट ड्राइड अप टू दोज एरियाज वेयर वाटर वाज स्टिल अवेलेबल। यहां पे क्या होगा, कुछ बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, सेम थिंग, where there would be blowing of the fast or dry winds will be taking place, तो water table would be rising because of the melting of sea, तो यहाँ पे floods आएंगे कि नहीं आएंगे? Obviously these people will also be moving into the areas यहाँ पे पानी की availability है, तो यहाँ वाले लोग भी इधर शिफ्ट करके पहले भी लोग रह रहे हैं। Therefore in the north and the southern part of the country what was taking place was that the community life that started coming up। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, we have moved away from for example what is called the hilly areas, और हम for example यहाँ पे आ गए हैं। आपको पत्थर यहाँ पे बड़ा मिलेगा या यहाँ पे बड़ा मिलेगा? ऊपर बड़ा मिलेगा। जैसे जैसे आप धीरे नीचे जाते जाओगे पत्थर कंपैरेटिवली आपको छोटा मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर हरिद्वार में जाओगे तो छोटा पत्थर मिलेगा, और ऊपर उत्तराखंड दूसरी जगह पे चले जाओगे तो बड़े पत्थर मिलेगा। इस कॉमन है, बड़ा पत्थर छोटा पत्थर होगा तो एक दूसरे को ऐसे ही मार सकते हो, बड़ा पत्थर तो उठा के मारोगे नहीं, ठीक है। और दो पत्थरों को मारोगे तो कोई फायर प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? Therefore, जब तक पत्थर छोटा नहीं होगा, तब जब तक मेसोलिथिक एज नहीं आएगी आप मूव नहीं करोगे। जब तक मूव नहीं करोगे आपके पास छोटा पत्थर नहीं आएगा। जब तक छोटा पत्थर नहीं आएगा आप एक दूसरे को मारोगे नहीं। जब तक मारोगे नहीं तो आप फायर प्रोड्यूस कर नहीं सकते। कोई रट्टा मारने वाली बात है इसमें? सिंपल सी तरीका है।
देयर फॉर द फायर विल बी प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फायर आ चुकी है, इससे पहले आप कच्चा मीट खा रहे हो, अब मीट पका के खाओगे, शायद टेस्टी भी होगा, लेकिन एक बात तो डेफिनेट है, कच्चा मीट खाने से ज्यादा डेथ होती है या पका के खाने से ज्यादा डेथ होती है? कच्चा मीट खाओगे तो डेथ ज्यादा है, क्यों? हो सकता है उस जानवर को बीमारियां लगी हो और फिर वो भी आपके साथ में आ जाए, चलो भी ठीक है। Therefore, number of death further decreased. तो दो कारणों से डेथ कम हो चुकी है। पहला, as the environment was comparatively getting better, the number of death decreased, and secondly, with the coming up of the fire for the first time in the Mesolithic time period, जब पत्थर छोटा हो जाएगा, छोटे-छोटे टूल्स बन जाएंगे, उसको माइक्रोलिथ, माइक्रो मीन छोटा, लिथ मीन्स पत्थर, to such an extent that the stone was of only 5 centimeters also. इतने छोटे-छोटे स्टोन भी होने लगे थे, टूल्स हमने वैसे ही बनने लगे थे, पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि डेथ कम हो गया। Therefore, when the population increased, hunting plus food gathering was not in a position to fulfill the requirement of food. तो क्या करोगे? We will be taking to domestication of animal. इंसान मॉडर्न मैन बन चुका है, उसको पता है कि हम जानवर को मार के खाना है, उसको पता है कि मारने के बाद हड्डियां भी उसकी यूज ले लेनी है। अब क्या लगता है यार, दूध भी पी लेते हैं साथ में। Therefore, for the first time, domestication of animal की, जब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, domestication of animal की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? Therefore, the domestication of animal कब आएगा? जब आपके पास मेसोलिथिक एज आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट स्टेप। नॉट ओनली दिस, बट इस टाइम के पीरियड के ऊपर काफी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी होने लगी थी। छोटा पत्थर है, यहाँ पे इंसान, फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज स्टैंडिंग, और यहाँ पे एनिमल है, इसको मारना है, आप सीधे मारोगे या ऐसे मारोगे? सीधा थोड़ा मारोगे, ऐसे प्रोजेक्टाइल से मारते हैं। क्रिकेट ग्राउंड खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो ऐसे मारते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। देयरफॉर फॉर द फर्स्ट टाइम द टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल डेवलप। जब तक पत्थर छोटा नहीं होगा, वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू हिट एन एनिमल फ्रॉम फार अवे, एंड देयरफॉर इन दैट रिगार्ड टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल आ ही नहीं सकती। कोई रट्टा मारने की जरूरत है? जब टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगी, आपके पास है, ये है, तीर कमान ही बना लेते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगी तो आपके बो एंड एरो स्टार्टेड कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब तक पत्थर छोटा नहीं होगा, टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं आएगी। जब तक टेक्निक ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं आएगी, आपको पत्थर फॉर एग्जांपल कभी भी बो एंड एरो की बनी यूज नहीं होगी। Therefore, various technological developments also taking place at this point of time. That is referred to as the Mesolithic time period. The most important thing that was coming up was with the change of the age from Pleistocene time period to Holocene time period. से क्या हुआ? Population blowing of the hot wind started taking place. लोगों को move करना पड़ा, जहाँ पे पानी खत्म हो गया था, वहाँ से गाँव पे पानी valuable है। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जरूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल व्हाट वाज देयर, आप यहां से इधर मूव कर चुके हो, लेकिन रास्ता तो पता है ना, तो यहां पे क्या आप एनिमल्स को फॉर एग्जांपल चराने के लिए ले जाते थे। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड। नॉट ओनली दिस, फॉर एग्जांपल अलोंग विद दिस हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ऑलवेज कंटिन्यूड। जो पहले चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। फ्री टाइम में है, यूपीएससी उस टाइम पे नहीं था, तो लोग पेंटिंग बना लेते थे, ठीक है? तो पीपल आल्सो यूज्ड टू मेक पेंटिंग्स। पेंटिंग हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। आदमगढ़ पे है, प्रतापगढ़ में है, या फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में देखने को मिलती है, लखदर वाला रीजन में, या फॉर एग्जांपल बेटका वाला रीजन में। अगर आपको कोई पूछता है अमंग ऑल द थ्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, अगर सबसे ज्यादा पेंटिंग भीमबेटका में पाई गई है, तो कौन से टाइम पीरियड की पाई गई है? इट बिलोंग टू द मेसोलिथिक टाइम पीरियड एट दैट पॉइंट। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक चीज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरा होगा, दूसरा होगा तो ऑटोमेटिकली तीसरा होगा ही होगा, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसी कंटेक्स्ट में आपको पूरे का पूरा आंसर लिखना है। कोई प्रॉब्लम? पढ़ो जी इतना।
ऐसी एक भी चीज है जो आपको नहीं समझ आई? आ रहा है समझ पूरा फॉर ऑनलाइन ऑल्सो? वही आंध्र में मच ताला चिंता केस है, आंध्र प्रदेश में। चलो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम, ठीक है, और इसको फिर कंटिन्यू करते हैं द न्यूलिथिक एज एंड फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स दैट वी वुड बी डूइंग। और बो एंड एरो वाला, अच्छा ठीक है, वो बताता हूँ। As we would be moving, for example, away from the hilly areas, automatically stone का size दूर जाता जाता छोटा होता जाएगा। राजू एक सिंपल सी बात है, for example, as these tools were comparatively small, it became possible for us to hit the animal from far away and kill that particular animal. When we have to kill the animal, we would be for hitting in this way. This is known as projectile. Therefore, the technique developed, and from this technique, we were in a position to develop bow and arrow also. Is it fine now? कल को आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा लिखने के लिए भी, वहीं पे बिठा के लिखाएंगे और आपको प्रीटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो नॉर्मली थोड़ा सा यूपीएससी में रिलैक्स रहना है, पहली बात तो इट शुड नॉट बी कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। सेकंड थिंग, जितना मैक्सिमम हो सके विल ट्राई टू स्टिक टू यूपीएससी ओनली, इससे आगे पीछे नहीं करेंगे। जितना यूपीएससी में जरूरत है सिर्फ वही करेंगे। आपकी जिम्मेवारी एक ही बनती है, जो पढ़ा दिया वो क्लास में घर पे जाके। थैंक यू वेरी मच।